अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सरियाब आरिफ और मेरे साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराए इसलिए कि हम लतीफ़ा सुना रहे थे, आपको नहीं सुना। लतीफ़ा हमारी मर्जी। चले लतीफ़ा सुनाना चाहिए या हमें हकीकत बतानी चाहिए? मेरा ख्याल है बता दे। आज बता दे। आज भी सच बोल देते। आज भी सच बोल देते। अच्छा हुआ ये था, हम लोग स्टैंड पे पोजीशन पर जा रहे थे तो मैंने कहा शुएब मुझे ऐसे लग रहा है हम ना बहुत ज़्यादा क्लोज होकर खड़े हुए तो स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा, तो ना थोड़ा सा साइड पर मैं होता। तो उसने कहा जरिए आप ठीक है। अब अमूमन ऐसा होता है कि ना क्योंकि 2 घंटे का शो है, कभी कभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं हील्स पहनकर शो करूँ, तो जिस दिन मैं हील्स नहीं पहनती उस दिन मैं एक मस्नूई हील का जो है वो एहतमाम करती हूँ और नीचे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं उसके ऊपर खड़ी हो जाती हूँ। अभी वो हम सेट कर ही रहे थे और हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो हमें स्टैंड बाय कह चुके थे। तो यानी वो ब्लॉक थोड़ा सा करीब मौजूद था जिस ब्लॉक पर जरिए आप खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि जरा आपकी हाइट छोटी है, कतन ऐसी बात नहीं है। वैसे वो जरा सपोर्ट के लिए कि जरा अच्छा हाँ, थोड़ा एक अच्छा फ्रेम हम छुप जाते हैं टेबल के नीचे। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि टेबल की हाइट अच्छी खासी। तो ये सच है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है और मेरे ख्याल से सच बोलना चाहिए। चले जी बढ़ते हैं जनाब आगे। अब बात करते हैं एक ऐसा वर्ड जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया। वो वर्ड क्या है? वैक्सीन। 2021 का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला लफ्ज बन चुका है। 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर इसे करार दिया गया है। और अभी तो दिसंबर खत्म होने में पूरे 29 दिन बाकी हैं, 30 दिन बाकी हैं। आज 1 दिसंबर है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी तो ये सिर्फ एक वर्ड आया है ना, सॉरी जिसे हम वर्ड ऑफ द ईयर कह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसी इंकशाफात सामने आएंगे जिसके बाद हम हर दिलचस्प जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे। एक बात वैसे ये इंजेक्शन ऑफ द ईयर भी है, टीका ऑफ द ईयर भी है, बिल्कुल है, सबसे टीके इसी के लगाए गए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन इस वर्ड से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो अमेरिकी डिक्शनरी है उसका नाम है मरियम वेबस्टर। अभी डिक्शनरी ये बताती है कि लफ्ज वैक्सीन 2021 में हर रोज डेटा में टॉप ट्रेंड करता रहा। गुज़िश्ता बरस की निस्बत मतलब कि जो हमारा मासी का साल था 2020 उसकी निस्बत ये जो वर्ड वैक्सीन है इसको 601% ज्यादा सर्च किया गया, मतलब 601% ज्यादा सर्च किया गया। और अगर बात की जाए दीगर डिक्शनरीज की तो वो एक कमेटी के जरिए वर्ड ऑफ द ईयर का इंतखाब करती हैं। ताहम जो मरियम वेबस्टर है इस बात पर वर्ड ऑफ द ईयर मुंतखब करते हैं कि किस लफ्ज़ को कितनी मरतबा ढूंढा गया, तलाश किया गया। साल 2008 से मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर का इंतखाब करती आ रही है और इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्सीन। दैट मींस द टीका ऑफ द ईयर इज आल्सो वैक्सीन। बट हाउ मेनी टाइम्स यू फाउंड दिस वर्ड? नहीं मैंने नहीं सर्च तो वैक्सीन तो सर्च नहीं किया, लेकिन हाँ हम देखें वैक्सीन से मुताबिक पढ़ते हैं ना, मॉडर्ना वैक्सीन, सैनोवैक वैक्सीन। हम वैक्सीन से मतलब रिसर्च तो करते आए जब से कोविड-19 की वैक्सीन पर काम होना शुरू हुआ कि वैक्सीन अब बन रही है, उस पर काम हो रहा है। सबसे पहले एक वैक्सीन सामने आई, उसके बाद से ज़ाहिर है लोगों ने सर्च बहुत किया। ये सर्च नहीं कि वैक्सीन कहाँ मौजूद है, सर्च तो ऐसे ये भी हुआ, लेकिन इस वैक्सीन से मुताबिक पढ़ा बहुत गया। किस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, किस वैक्सीन की कितनी डोजेज हैं, किस वैक्सीन को किस मुल्क ने तैयार किया है, किस वैक्सीन की कितनी डोजेज किस मुल्क में मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन को तलाश करने में उन लोगों का भी अमल दखल बहुत ज्यादा रहा होगा लाइक वर्ड के हवाले से, जिन्होंने बैरून मुल्क सफर इख्तियार करना था, सफर बांधना था, और क्योंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि किस मुल्क में किस वैक्सीन के साथ आप अपना सर्टिफिकेट लेके दाखिल हो सकते हैं, एंट्री हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी पाकिस्तानियों को उठानी पड़ी वो हमें सऊदी अरब के हवाले से उठानी पड़ी। लेकिन चल अब तो मामला खत्म हो हाँ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने कहा क्योंकि डेफिनेटली दिल के बहुत करीब है सऊदी अरब, क्योंकि हमें तो मक्का और मदीना की ज़ियारत करनी है और वहाँ पर अब जाके एक सजदा करना है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ये कामयाबी ये जो सादत है ये हर किसी को नसीब फरमाए। बिल्कुल जी, आमीन आमीन। अब जनाब चूंकि हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं, यानी हम बात बचाव की कर रहे हैं। मुहलिक मरज से बचाव की जब बात हो ही रही है, आज 1 दिसंबर, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे भी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। हर साल 1 दिसंबर को इसकी मुनासबत से इस मुहलिक बीमारी से बचाव के हवाले से सेमिनार्स होते हैं, इस पर बात की जाती है, कैसे बचना है इससे, इस पर बात की जाती है। पाकिस्तान में स्टैट्स क्या हैं एड्स के, एड्स किस हद तक फैला, किस हद तक काबू कर पाए, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए गए और क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाने हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। मुहलिक बीमारी एड्स से बचाव का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि इस मर्ज से मुतल्लिक मालूमात आम की जा सके। साले रवां अदम मसावत खत्म करके एड्स का खात्मा करने के मौजू के तहत ये दिन मनाया जा रहा है।
एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2,40,000 एड्स के मरीज जिंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में एड्स के मरीजों की तादाद 38 मिलियन तक पहुंच चुकी है। साल 2020 में 1 करोड़ 20 लाख एड्स के मुतासरा मरीजों तक इलाज की रसाई मुमकिन नहीं हुई थी। 2019 में दुनिया भर में एड्स के बायस 6,90,000 अमवात हुई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज से बचने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। हजामत के लिए हमेशा नया ब्लेड इस्तेमाल करने से इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सकता है। माहिरीन का कहना है एक मरीज की सरिंज दूसरे मरीज को हरगिज इस्तेमाल ना करें, और अगर किसी घर में एड्स का कोई मरीज हो तो इसके जेर इस्तेमाल नेल कटर, रेजर अलग रखें ताकि दूसरों में इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सके। बर वक्त एड्स की तशखीस, इलाज और नफ्सियाती मदद के जरिए एड्स का शिकार अफराद माशरे में एक करामत फर्द के तौर पर जिंदगी बसर कर सकते हैं। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़े की, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमने इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ आदाद शुमार भी आपके सामने रखे हैं, लेकिन डेफिनेटली एड्स के अगर मर्ज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान कम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये जो मर्ज है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। लेकिन जब हम एहतियात का जिक्र करते हैं तब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली और उसके तगय्युरात का भी जिक्र करते हैं। तो नौजवान नस्ल ने मौसमियाती तब्दीली के जो चैलेंज है इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया है, और ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के नौजवान मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज को बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और रिपोर्ट के मुताबिक 74% नौजवान इस बात पर मुत्तफिक हैं, एक पेज पर हैं, कि मौसमियाती तब्दीली ये मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा मसला है। इस्लामाबाद में क्लाइमेट एक्शन समिट का इनेकाद किया गया था, जिसमें नौजवानों समेत हुकूमत की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, इवन मीडिया की तरफ से जो लोग हैं वो शरीक हुए थे। इसमें डिस्कशंस हुई थी और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जो रिसर्च की गई है उस पर तबादला ख्याल किया गया। सर्वे रिपोर्ट में 1215 पाकिस्तानी नौजवानों से कमेंट लिए गए, उनकी राय शामिल की गई। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जो नौजवानों की राय है उसके हुसूल के लिए क्या क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशंस हुई, इंटरव्यूज हुए, ये सब उस रिपोर्ट का हिस्सा है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें लिए गए सर्वे में 61% जो हमारी यूथ है उसका ताल्लुक हमारे देहातों से है, हमारे देही इलाकों से है। लेकिन जो हमारी 90% यूथ है उन्होंने कहा कि कभी भी मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक किसी भी आगाही प्रोग्राम में हमने शिरकत इख्तियार नहीं की, लिहाजा हम इस पर ना कॉमेंट कर सकते हैं ना ही किसी इंटरव्यू सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन 70% ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस अहम मसले से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इस हवाले से मैं कहूँगी कि जो हमारी यूथ है वो चाहती है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमें किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वेल डन फॉर देम, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। एंड थैंक्स फॉर दोस्त जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस खतरे से बचाने के लिए वो अपना अहम किरदार अदा करें। एग्जैक्टली, और लेकिन जो बात जरा आपने की ना कि 90% लोगों ने, नौजवानों ने जो कहा कि इससे पहले कभी किसी समिट में, किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। इमेजिन कीजिए कि अब अगर वो शिरकत कर रहे हैं, अब अगर इससे मुतालिक राय दे रहे हैं, इससे मुतालिक बात हो रही है, तो वो कर रहे हैं या तो वो सुन रहे हैं। That's the change. मतलब ये वो चेंज है, ये वो तब्दीली है जिसमें हम कहते हैं कि हमने इम्पोर्टेंस इसकी लेकर आनी है। Yes. हमने बताना है कि मुल्क के लिए, आपकी सेहत के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। जहाँ पे हम महंगाई और बाकी सारे मामलात का जिक्र करते हैं वहीं पर कहते हैं कि ये जो दिखने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन ये छोटे मामलात होते नहीं हैं, ये बहुत बड़े मामलात होते हैं। और ऐसे में चाहे बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट हो या फिर इसके अलावा जो दीगर मामलात हो जिसमें हम लोग मौसम को बेहतर बना सकते हैं, हमारी ज़रूरी अजनास को बेहतर कर सकते हैं, उसमें एक ये कॉम्पोनेंट भी शामिल है। एग्जैक्टली, चलें बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा बात रीजन के खत्ते की करते हैं कि यहाँ पर जो मामलात हैं उनको किस हद तक देखा जा रहा है, किस हद तक निपटा जा रहा है। एक इंसानी अलमिया, मैं अफ़गानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो जन्म ले रहा है, ये कहना दुरुस्त होगा। उस इंसानी अलमिये से निमटने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, अपने हमसाया मुल्क को, अपने बरादर मुल्क को, अपने साथी को, अपने उस प्यारे नेबर को 50,000 टन गंदम की इमदाद देगा। इस बात को समझते हुए, इसका इदराक करते हुए
कि अगर अफगानिस्तान में हमारे कोई भाई तकलीफ में होंगे चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खित्ते में माहौल ऐसा रहे कि वहाँ पे कोई भूखा ना सोए। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये खित्ते की बात है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गंदम की इमदाद देने की जो तजवीज़ थी उसकी मंजूरी दे दी है। और ये बहुत अच्छा अमल है जो कैबिनेट की तरफ से किया गया, ये इकदाम उठाया गया है, क्योंकि जो हमारी इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर हैं जनाब उमर अयूब खान साहब, उनकी ज़र सदारत गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसमें अफगानिस्तान को 50,000 टन गंदम की इमदाद देने की तजवीज़ की मंजूरी दी गई। अब इस इजलास में अफगानिस्तान को आटे के बरामद पर पाबंदी में नरमी की भी सिफारिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने सरहदों के दोनों अतराफ जो ट्रेड है और ट्रेड के दौरान जो हल होने वाली मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए इस अमल को भी मजीद तेज करने का फैसला किया है। मतलब ये कि सिर्फ कह नहीं दिया गया कि ये इमदाद हम उनको प्रोवाइड करेंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस अमल को मजीद मुअस्सर और तेज बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अफगान इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल की जो अपेक्स कमेटी है उसके जायजा इजलास में अफगानिस्तान को 5 अरब की इमदाद फ्राहम करने का ऐलान किया था, जिस पे हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज फौरी तौर पर एक फैसला भी सामने आया। एग्जैक्टली वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक जो 2.5 अरब रुपए की मालियत की 50,000 टन गंदम है उसी ऐलान का हिस्सा है। हम आगे चलकर मज़ीद बात भी करेंगे इससे मुताल्लिक कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से ये इमदाद दी जाने। चूँकि एक और मामला भी है कि जो भारत ने कहा था कि वो भी गंदम पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पर भी मामला यहाँ के रुक गए कि वो चाह रहे थे कि उनके ट्रक्स यहाँ यानी इंडिया से डायरेक्टली अफगानिस्तान जाएँ बरास्ता पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है मे इट बी सिक्योरिटी रीज़न और कंसर्न कि वाघा बॉर्डर तक वो गंदम पहुँचा दें, आगे हम ले जाएंगे, आगे हम पर छोड़ दें, इन्हिसार हम पर करें, ट्रस्ट अस। चलें बढ़ते हैं आगे। अब मौसम करते हैं। मौसम चूँकि सर्द है, मौसम चूँकि ठंडा, और ठंडे मौसम में हम ये देखते हैं कि जो गैस का बहरान है वो जन्म लेता है। जब हम गैस के बहरान की बात करते हैं, चूँकि ज़रा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, और जब कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो लोड मैनेजमेंट, इसे प्लीज़ लोड शेडिंग ना कहा कीजिए, दिस इज़ लोड मैनेजमेंट प्लान, कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। अब मैनेज करने का जो प्लान है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी ने सिंध और बलूचिस्तान, ज़रा सदर्न पार्ट की हम बात करें तो बलूचिस्तान और सिंध के CNG स्टेशन को आज से 15 फरवरी 2022 तक गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया। और हुकूमत ने सर्दियों के मौसम में जो घरेलू सारिफीन है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनको तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ऐसे में SSGC ने एक बयान में ये कहा कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इनके तमाम कैपेटिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई गुज़िश्ता जुमे बंद कर दी गई थी। ताहम आम सनतों और इसके अलावा जो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं और इनकी फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं, इनको गैस मिलती रहेगी, लेकिन जो हमारी गैर बरामदी यूनिट्स हैं और CNG सेक्टर्स हैं, इनको गैस मुअत्तल करने के लिए ये गैस घरेलू सार्फिन को दी जाएगी। मतलब ये कि अगर एक तरफ से गैस इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्राहम नहीं की जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा घरेलू सारिफ है वो परेशान ना हो और सर्दियों के मौसम की वजह से जो पैदा होने वाली गैस की ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके। वैसे तो डेफिनेटली सनत का पहिया चलेगा तो हम कहेंगे कि मुआशरा जो है वो मुआशी तौर पर खुशहाल होगा, लेकिन बाज़-औक़ात ये हुकूमत की तरजीहात हैं, उनके फैसले हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी किसको देनी है। आया कि गरीब आवाम को सबसे पहले देनी है या फिर उनको देनी है जो कि LNG या ईंधन के लिए बतौर कोई मुतबादिल रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने ज़रिए आपकी कि जो फोकस होता है ना, वो फोकस डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है। फोकस यही जो घर में बैठी खातून है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको परेशानी ना हो, खाना जब बनाना हो, बच्चों का लंच तैयार करना हो तो गैस मौजूद हो किचन में और खाना शाना पक सके। बढ़ते हैं जनाब आगे, ज़राअत ही के शोबे की बात करते हैं। अब इससे पहले हमने जिसने गंदम की बात की थी देने की, लेकिन अब मैं ज़राअत के शोबे की स्पेसिफिक बात करना चाह रहा था कि ज़राअत के शोबे से अच्छी खबर ये है कि चावल की जो पैदावार है उसमें 90 लाख टन जो पैदावार है वो रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के पास इस साल 11.5 मिलियन टन चावल का ज़ख़ीरा मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम साहब ने कहा है कि रवां बरस चावल की बरामदात से 4 अरब 85 करोड़ डॉलर हासिल होने का इम्कान है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में ज़राअत के शोबे में इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से चावल की जो पैदावार है वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे हम ये कहेंगे कि जो महंगाई का तनासुब है ना वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब चावल की फरावानी होगी, क्योंकि चावल आपकी अशियाए ज़रूरिया का, आपकी ग़ज़ाई ज़रूरिया का एक अहम जुज़, एक अहम पोर्शन माना जाता है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 84 लाख
10,000 टन चावल की पैदावार हुई थी। और वफाकी वजीर ने पैदावार को किसान दोस्त पॉलिसियों का नतीजा भी करार देते हुए कहा कि हम रवा बरस बेमिसाल संगे मील उबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवा बरस नवंबर तक चावल है उसकी खपत 31 मिलियन टन रही, जबकि 33 लाख हजार टन चावल बरामद किए गए हैं, जिसकी मालियत 2 अरब 11 करोड़ डॉलर थी। तो इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद फखर इमाम साहब। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्चू खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं, उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लाउंज में हम इसलिए आकर बैठे हैं क्योंकि हमारे साथ वो मेहमान शख्स है जिसके बारे में हम आपको ब्रेक से पहले बताकर गए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चेहरों पे मुस्कुराहट हमारे लिए इस वक्त इसीलिए आप देख सकते हैं क्योंकि ये जिस खबर को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इतने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देख रहे हैं चावल की फसल के हवाले से। गुज़िश्ता साल 8.4 मिलियन टन इसके बारे में बताया गया है एंड दिस टाइम 9 मिलियन टन। मतलब ये कि प्रोडक्टिविटी रेट जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया और अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट भी उसी तनासुब में कर सकेंगे जिससे हम गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं। तो फखर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं बगैर कोई तमहीद बांधे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो मुबारकबाद। हाँ। ज़ाहिर ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ऑफ कोर्स यू कि हम इस अच्छी खबरों को शेयर करें कि 90 लाख टन पैदावार। सर शेयर कीजिएगा क्या पॉलिसीज़ रहीं, वजूहात क्या रहीं कि हम आज ये इतनी अच्छी खबर शेयर कर पा रहे हैं? इसके जी बुनियादी तौर मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आपको पता है कि जब बजट 2 मरतबा पिछले साल भी इस मरतबा कहा था कि हम ज़राअत के शोबे के ऊपर फोकस करेंगे और उसके अब नताइज भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो हमारी इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन जैसे अभी आपने कहा धान या राइस की या चावल की हुई है जी जी, वो 90 लाख टन 9 मिलियन टन हुई है। पिछले साल भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई थी, अब उससे भी हमने वो रिकॉर्ड जो बनाया वो खुद ही तोड़ दिया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये फैक्टर जो होता है हुकूमत का भी
जो इनपुट प्राइसेस होती हैं, फिर देखना ये होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो काश्तकार के लिए और उसको उसका मुनासिब मुआवजा भी मिले। उसके साथ साथ फिर दूसरी बात यह है कि काश्तकार जो हैं हमारे, मेरे ख़्याल में वो एक जहन उन्होंने बना लिया कि ये हुकूमत काश्तकार फ्रेंडली है और उस वजह से मेरे ख्याल में वो भी अब तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं उनका, क्योंकि मेन रोल तो नहीं का जी। और जो काश्तकार है उसको वो इस बात को समझ गया कि अगर मेरी पैदावार बढ़ेगी तो मुझे जायज़ उसका जो है मुआवजा वो दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे उसके साथ थी, क्योंकि आपको तो पता है कि सॉइल, पानी और क्लाइमेटिक कंडीशंस बुनियाद होती हैं बिल्कुल ऐसे ही हर एक ज़रूरी शोबे के लिए। तो उसमें हमारी धान की पैदावार में जो ये इजाफा हुआ है, उसके साथ हमने जो बात देखनी है कि अब इसका हमने किस तरीके से फ़ायदा, तो हमारी जो अभी सब कैलकुलेशंस की हैं कौम के लिए, क्योंकि हमारी बहुत अरसे से एक्सपोर्ट्स कुछ तो बड़ी थी पिछले साल, पर जो आज जो ये पोटेंशियल आया, पिछले साल हमारी जो थी एक्सपोर्ट वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, 3.4 मिलियन टन हुई थी और हमारी जो अपनी ज़रूरत होती है मुल्क के अंदर वो तकरीबन 3.5। तो उसका जो कैरी ओवर है पिछले साल से वो भी 2.47 मिलियन टन है। तो वो भी कैरी ओवर को अगर आप ऐड करें 9 मिलियन में तो आपका 11.47 मिलियन टन बन जाता है। तकरीबन फिगर में हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर चले जाएंगे। नहीं, आपके पास ये नहीं, उसमें फिर आपका जो होगा घर का इस्तेमाल 35 को जब उसमें से आप निकाल देते हैं तो फिर आपके पास 80 लाख टन 8 मिलियन टन जखीरा होगा जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये जो जखीरा होगा ये सारा एक्सपोर्ट करने के लिए होगा या कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी इसको लेकर आएंगे? हम रख सकते हैं 5 लाख टन के करीब, पर अगर हम सब दे भी दें तो उसका जो हमने निकाला है 8 मिलियन टन का, और उसमें 30% हमारा बासमती तो आप जानते हैं तकरीबन 2 गुना उसकी प्राइस होती है, जो हमारा कोस्ट वैरायटी जिसको इरी और दुनिया भर में मशहूर है हमारा बासमती। जी बिल्कुल, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि मार्केट्स भी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए आ गया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे तो इस बार हम कौन कौन से ममालिक का इंतखाब करने चाह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी चावल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, चाइनीज भी चावल का इस्तेमाल मछली के साथ बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहां जहां से हमें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। सबसे बड़ी मार्केट चाइना है और हम ये चाहेंगे, और इस पर हम चाइनीज एम्बेसडर के साथ भी मेरी गुफ्तगू होती रहती है, और उनके जो प्राइवेट सेक्टर चाइना का और ऐसे लोग हैं जो ख़रीदारी करते हैं, हमारा भी प्राइवेट सेक्टर ही करता है एक्सपोर्ट बेसिकली, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे रास्ते निकालें और एक्सप्लोर करें। चाइना नंबर 1 है, ठीक है, फिर जैसे आपने कहा कि केनिया है, सऊदी अरेबिया है, ये आप नए नहीं, ये इनमें हम कर रहे हैं, नहीं पहले भी कर रहे हैं, पर वो मिकदार कम है, ज्यादा कर देंगे। अब कोशिश होगी इस बार चाइना को ज्यादा दिया जाएगा, कोशिश की। देखें ना, ये चीज़ें क्योंकि होती हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की, तो हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और मेरा ख्याल में हम फॉरेन ऑफिस, हमारी वजारत और कॉमर्स, ये बेसिकली कॉमर्स का काम है। सही है, मिलजुल कर काम होगा तो हम एक्सपोर्ट पर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई। बिल्कुल, बिकॉज नाउ वी हैव द रिजर्व्स और हम कर सकते हैं सर। लेकिन जब बात हमने चाइना की है, चाइना में क्या इस वक्त पाकिस्तान का बासमती या पाकिस्तान का चावल जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कितना जा रहा है, और फिर अगर ज्यादा जाएगा तो वहां से किस मार्केट को हम कैप्चर करेंगे? क्या अभी इंडियन मार्केट है? नहीं, उनके मुख्तलिफ लोग उनको चावल बेचते हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और ममालिक भी हैं, पर हमारी ख्वाहिश होगी क्योंकि चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है और चाइना का डिमांड निस्बतन दूसरों से ज़्यादा है, और चाइना उन ममालिक में है जिसमें आपने रिज़र्व की बात की कि वो कई दफ़ा रिज़र्व्स भी अपने बिल्डअप करता है, क्योंकि ये कमोडिटी मार्केट्स जो हैं ये फ्लक्चुएट बहुत करती हैं, और सप्लाई एंड डिमांड का जो फैक्टर है वो और तरीके से, एंड चाइना के पास इतना वाफिर दौलत है, वो इसी से तो घबराते हैं अमेरिका और दूसरी ममालिक उनसे, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का पॉजिटिव बैलेंस है वो खरबों रुपए में है। तो इसलिए चाइना की वो उनके लिए तो ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, पर हमारे लिए चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, इन द सेंस कि हमारा अगर वहाँ जा सके, फिर हम मेरा ख्याल में अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, हमारी जो फॉरेन ऑफिस के हमारे जो अटैशीज़ वहाँ बैठे हैं, कमर्शियल अटैशीज़, उनको मोबिलाइज करना होगा। हम अंडर द एजस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन ऑफिस को, हमारी अपनी वजारत और कॉमर्स को मिला के मेरा ख्याल में वी विल नाउ, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, उसी हवाले से स्ट्रेटेजी भी
तश्कील देनी होगी। पहला तो ये बताइए कि हम लोग अगर जो हमारा हम क्या टारगेट रख रहे हैं रेवेन्यू अचीव करने के हवाले से, और इतनी प्रोडक्शन के बाद पाकिस्तान में चावल की कीमत में किस हद तक कमी आ सकती है? चावल का देखें ना जी, वो कमी तो वो लॉ एंड सप्लाई एंड डिमांड से होता है, वो तो साथ साथ चलेगा। पर जब आपके पास इतनी, जिस तरह पिछले कैरी ओवर हो गया था, क्योंकि हम उस हद तक नहीं कर सके थे, पर इस दफ़ा हम अग्रेसिवली मेरा ख्याल में इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। हमारा की इम्बैलेंस है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, पर अब ये हमें जो कुशन मिल रहा है ये तो है। और एक्चुअल जब हमारे पास चीज़ पड़ी है तो हमने जो कैलकुलेशंस की हैं उसमें पिछले साल 2.11 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी हमारी धान की, चावल की। इस साल जो अगर हम बेच देते हैं सारा, तो हमारा 4.75 बिलियन डॉलर, यानी कि 2.5 अरब डॉलर, ये कम कीमत नहीं है। पहले तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर में आप जानती हैं 14 से 15 अरब डॉलर का हमारा आता है एक्सपोर्ट का, और अब ये अगर धान की इतनी ज़्यादा चली जाएगी तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा हमारी इकोनॉमिक एक्सपोर्ट इकोनॉमी का। बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने पहले कहा, अपॉर्चुनिटी है। और हमारी कोशिश ये होगी अब अभी से कि अगले साल के अंदर हम जैसे जैसे वो जहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, क्योंकि ये मार्केट स्पेशलिस्ट हमारे होंगे जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और अगर हम वो देखेंगे कि हमें ये चावल की क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी वो फाइटोसैनिटरी सिस्टम्स के थ्रू ये आया है, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का ये एक न्यू ब्रेक थ्रू हमारे लिए इंशाल्लाह। सर अब ज़रा इसकी दूसरी साइड पर आते हैं। अच्छी बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने प्रोग्राम में 3-4 दफ़ा इस पर डिस्कशन किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ फॉर दैट मैटर जहाँ पे चावल की काश्त होती है पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो डॉलर आता है ना एक्सपोर्ट से, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है कि जो पानी ज़ाया हो जाता है इन क्रॉप्स की काश्त में, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। तो क्या हम उसको मैनेज करने की कोशिश करें कि ऐसी फसलें, हाइब्रिड कह लें उसको, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर लें कि पानी ज़ाया ना हो? पानी क्योंकि ज़ाहिर हमारा पोटेंशियल है, क्लाइमेट भी अच्छा है, किसान भी खुश है, उगाना भी चाह रहा है चावल, उसका फ़ायदा भी हो रहा है, बट पानी ज़ाया ना हो जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपने एक बहुत अच्छा और बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। पानी जो है हमारे लिए एक नेमत है, और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमी हुई है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बना, तो जो हमारी उस वक़्त अवेलेबिलिटी थी पानी की, वो पर कैपिटा 5000 लीटर पर पर्सन थी। आज वो कम होके 800 से 900 लीटर होगी, क्योंकि आबादी हमारी 7 गुना बढ़ गई, 7 गुना बढ़ी। ये तो आपको पता है कि हम 3 मिलियन से 22 मिलियन पे आ गए। तो वो बात आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है। पर उसके बावजूद जो आपने सवाल किया, बहुत ही मैं समझता हूँ क्रूशल सवाल है। और पाकिस्तान में 2 डैम बने थे, मंगला और तरबेला, जिन्होंने हमें बहुत उस वक्त दिया। पर फिर इंडस बेसिन प्लान में हमारे 3 दरिया चले भी गए, जिसमें हमें 37 मिलियन एकड़ फीट का हो गया, शॉर्टेज होगी। पर ये जो हमने ऐड किया था, इससे हमें तकरीबन 9 से 10 मिलियन एकड़ फीट वाटर हमें मुहैया हुआ। और उसके हमें, क्योंकि एक रेगुलेटेड ये काम था, फिर हमने वो 6 कनाल्स भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी जो कैरी कर रही थी वाटर, जो जिन जगह से पानी चला गया था। फिर हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी भी काफ़ी हद तक डिप्लीशन है। मिसाल के तौर में पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर जब हम पंप करते हैं तो हमारी जो फसल है पंजाब की, तकरीबन नेस्ट जो है 55% वो इरिगेट हम करते हैं अंडरग्राउंड वाटर से, जिसमें हमारे तकरीबन 11 लाख के करीब ये जो हैं ट्यूबवेल्स हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि उसके साथ भी हो। पर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट में भी इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने भी बहुत इस पर तवज्जो दी है कि हमारे जो ऑन फार्म वाटर कोर्सेज जो हैं वो पक्के हों। और इस हुकूमत ने, वफाक ने भी और सूबाई हुकूमतों ने मिल के हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा, बड़ी आपने बुनियादी बात कि चावल जो है, मिसाल के तौर पे कंपेयरिंग इट टू कॉटन, इट टेक्स अप 3 to 3.5 times the amount of water per unit area to mature। तो ये बात आपकी जो है बहुत, और यही शुगर केन की है। शुगर केन ये दो क्रॉप्स जो हैं ये डेल्टा ज़्यादा लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं निस्बतन दूसरे कंपेयर टू कॉटन। और ख़रीफ में हमारे पास 4 ये क्रॉप्स हैं, कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, और अब मकई बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। आज से 10 साल पहले हमारी मकई की प्रोडक्शन सिर्फ 4 मिलियन टन थी। अब जो मकई की प्रोडक्शन है वो तकरीबन
8.5, वो भी रिकॉर्ड। इस दफ़ा हमने चारों क्रॉप्स में, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हुकूमत का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ काश्तकार की मेहनत का रिजल्ट है कि पाकिस्तान में चारों क्रॉप्स जो है इसकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन। पिछले साल मैं आपको गिनवा, रबी में 27.5 मिलियन टन आया गंदम का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, उससे पहले रिकॉर्ड 26.7 मिलियन था। धान में पिछले साल 8.4, इस दफ़ा 9। मकई में पिछले साल 8.4, इस दफ़ा 8.9। अच्छा, अब कॉटन जो वाहिद क्रॉप था जिसमें हम कम थे, पिछले साल हम ड्रॉप कर गए थे बिटवीन 6 और 7, इस दफ़ा हम आगे जा रहे हैं। हम 2 से 2.5 मिलियन बेल कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। अब तक हमने पिछले जो फिगर आया 15 नवंबर का 6.8 मिलियन बेल्स था, अब देखेंगे कितनी है। हमारा एस्टिमेट है कि इट विल बी बिटवीन 8.3 टू 8.5 मिलियन बेल, पर ये पिछले साल से तकरीबन 2-2.5 मिलियन बेल ज़्यादा होगा। और कॉटन में 1 मिलियन बेल जो है उसका इम्पैक्ट तकरीबन 100 अरब रुपए का होता है। सो 200 बिलियन रुपीज़ का हम एडिशन करेंगे, क्योंकि कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल लिंट भी होती है, उससे एडिबल ऑयल भी निकलता है, उससे सीड केक भी आता है जब उसको क्रश करते हैं। फिर जो छड़ी जिसको हम कहते हैं कॉटन स्टॉक्स, वो ईंधन का काम देती है। एंड मोर इम्पोर्टेंट मैम, आपकी खवातीन की पिकिंग का जो उसमें एडिशनल होता है वो तकरीबन उनका रोजगार जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपए का होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये कलेक्टिवली। और पांचवा शुगर केन लास्ट ईयर 81 मिलियन टन था, वो सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन। इस दफ़ा जो हमारी प्रोडक्शन है वो कंजर्वेटिव प्रोडक्शन है 87 मिलियन टन हमारी अपनी सरकारी, पर कुछ लोग हैं वो उससे ज़्यादा फिगर कोट करते हैं। मैं जाता हूँ विद दी नॉर्मल रेट। तो ये पांचों क्रॉप्स में, और कॉटन का रिवाइवल मैं समझता हूँ शुरू हो गया। अब लोग घूम फिर रहे हैं साउथ, क्योंकि कॉटन का जितना फ़ायदा है शायद मेरा ख्याल में किसी क्रॉप का नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। जो भी वजूहात थी हम उसको छोड़ दें, हम आगे की तरफ देखें, क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ, मैं आई लुक एट द पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ लाइफ कि हमारा अगर 8.4-8.5 मिलियन बेल आ गया, सो वी हैव यू नो कम अ लॉन्ग वे। और उसमें एरिया भी कम हुआ, एरिया हमारा ओवरऑल 7 to 8% कॉटन का कम हुआ, क्योंकि बट द यील्ड्स हैव बीन हायर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा जो इस दफ़ा वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट, वो बेहतरीन गया। पिछले साल कुछ काश्तकार जो कॉटन काश्त करते हैं वो 18 से 20 तक उन्होंने स्प्रे किए अगेंस्ट वाइट फ्लाई, अगेंस्ट पिंक बोलवर्म। इस दफ़ा उन्हीं लोगों ने कंपैरेटिवली 6 या 7 किए। इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गया और प्राइसेस ऑफ कॉटन हैव बीन द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन मेमोरी, जो कि फुट्टी। हमने एक और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कैबिनेट ने फैसला किया था कि 8 साल के बाद हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन की करवा ली। बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, पर हमने करवाया। पिछले साल हम नहीं करवा सके, इस दफा हमने करवाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि काश्तकार ने उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, और आप देख रहे हैं कि 2 से 2.5 मिलियन बेल हमारा कॉटन का जो होगा प्रोडक्शन इंशाल्लाह बढ़ेगी, क्योंकि यही फैक्टर है। अगर हम 5 मेजर क्रॉप्स के ऊपर तवज्जो देकर जैसे हमने किया है, उसको लेकर आगे जा रहे हैं, देन वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दीज 5 क्रॉप्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। फिर हम वही ज़मीन जो है उसमें हम हाई वैल्यू क्रॉप्स ला सकते हैं। मिसाल के तौर हमारी दालें हैं, दालें जो हमारी हैं, हमारी ज़रूरत है 17 लाख टन की कंट्री वाइड, हम सिर्फ 4 से 5 लाख टन प्रोड्यूस करते हैं। उसकी मेजर वजह एक है कि हमारे जो रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं पर उस लेवल के नहीं है जो को होना चाहिए। और फिर उसको काश्तकार तो वही फसल लगाता है जो जहां उसको कंपैरेटिव प्रॉफिट होता है, तो जहां उसको मिलता नहीं है तो हमारे वो ब्रेक थ्रू नहीं। हालांकि एक चीज़ में इस दफ़ा हमने ब्रेक थ्रू किया, मूंग बीन, उसमें भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है और वो तकरीबन 2,67,000 टन। आप कहेंगे मुझे फिगर कैसे याद है? मैं भी हैरान हूं। और सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो गुज़िश्ता रोज कैबिनेट ने एक अहम ऐलान किया, बड़ा अहम फैसला किया है अफगानिस्तान को जो हम गंदम देने जा रहे हैं 50,000 टन गंदम, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल में आपने ये एक ह्यूमैनिटेरियन बात ऐसी कर दी है कि हर पाकिस्तानी की मेरा ख्याल में दुआ भी होगी, बिल्कुल ऐसे ही, और अमल भी हमारा है कि हमारा ये हमसाया भी है और हमारा उससे एक तारीख़ी कुर्ब भी रहा है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के लोग बड़े करेजस हैं, जैसा भी उनका हाल रहा, उन्होंने कभी टॉलरेट नहीं किया सुपर पावर के कंट्रोल को। बरतानिया इन इट्स पीक ऑफ एम्पायर, उसको वहाँ तीन बैटल्स में हराया, 3 वॉर्स। सोवियत यूनियन सुपर पावर, उसको वहाँ से जाना पड़ा। और लेटली द लेटेस्ट
आप जानते हैं जो अमेरिकन के साथ 15 अगस्त इस दफ़ा हुआ टोटल, पर उसके बावजूद वहाँ जो हालात हैं बड़े और उन हालात पर काबू पाने के लिए ही पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्चू खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं, उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा हम बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड में, पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड में तरक्की किस तरह हो रही है। दुनिया भर की तरक्की अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा है। जब हम मेडिकल फील्ड की एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत अहम रोल होता है। उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैं शेयर करता हूँ आपसे, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। पाकिस्तान
दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहां एक ऐसा रोबोट है जो कैंसर का इलाज करता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द वे। कराची में होता है ये। साइबर नाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से और रोबोट्स कह लें आप इनको, तरक्की कह लें आप इसको, जिसमें मेडिकल फील्ड में तरक्की हो रही है। तो आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SM इमरान मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले बताएं, वेयर आर वी स्टैंडिंग, वेयर इज पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द एडवांसमेंट्स ऑफ मेडिकल फील्ड? वेल वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर फीट। ग्रेट, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर उसकी ये जो तहकीक की आप बात करें तो लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। चूँकि मैं आमतौर पे बरतानिया रॉयल कॉलेजेस वगैरह में जाऊँ तो उन्हें याद कराता हूँ कि आपको याद है कि आपकी हिस्ट्री का जो पहला नोबेल प्राइज़ था उसने हमारे बलूचिस्तान में काम किया था आज से 130 साल पहले। तो वो मेजर थे आर्मी में जाके, ये जो मेजर रोनाल्ड रॉस जिसने मलेरिया का जो लिंक है मॉस्किटोज का वो था। तो हमारे पास ये देखें इन द पास्ट तो हमारे पास बड़ी अच्छी मेंटरशिप ये सारी रही, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो गए। इशू है हेल्थ मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और उसमें आप सब लोगों की मैं अटेंशन इस पे लेके आना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा गालबन सबसे इम्पोर्टेंट एक पाकिस्तान सेफ्टी नेट सर्वे 2 गालबन 2007 में पब्लिश्ड है जुलाई में। अगर उसको आप देखें तो द मोस्ट ऑफ द सीरियस क्राइसिस और शॉक्स दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू फेस वो हेल्थ से रिलेटेड है। एक्सरे 54% सीरियस क्राइसिस और शॉक्स, और इसकी डेफिनेशन एक 3.5 लाख पाकिस्तान की फैमिलीज का सर्वे हुआ तो प्रोबेबली द लार्जेस्ट सर्वे इन सोशल सेक्टर। राइट। और उसका मकसद था कि वो जो सीरियस मसाइल हमारी फैमिलीज को क्या आते हैं। अब 3.5 लाख फैमिलीज का सर्वे है, कोई 3.5-4 साल में हुआ ये देखने के लिए। और सीरियस क्राइसिस शॉक की डेफिनेशन ये थी। अब इसमें सारी क्लासेस ऑफ सोसाइटी, अल्ट्रा पुअर से अमीर तरीन सारे स्टेटा को उन्होंने स्टडी किया, और उसका मकसद ये था कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें डेथ हो जाए फैमिली की, या किसी को बचाने के लिए गाड़ी ज़मीन मकान आप बेच दें। इस मैग्नीट्यूड का इकोनॉमिक स्ट्रेस है कि आपकी फैमिली एक सोशो इकोनॉमिक क्लास डाउनग्रेड हो जाए। नो दैट्स सीरियस। तो उसके एनालिसिस में था कि ये ज़लज़ला सैलाब से क्या ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होती है। सिर्फ 3% सीरियस क्राइसिस शॉक्स सीरियस लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड थे, 5-6% फैमिली फ्यूड्स एग्रीकल्चर, कोई 27-28% इकोनॉमिक शॉक्स, बट 54% सीरियस क्राइसिस और शॉक्स हेल्थ से रिलेटेड थे। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 4 साल में 1 out of 4 फैमिलीज सर्वेड had to face one such magnitude of shock। तो ये तो है हमारा जो बर्डन ऑफ डिजीज प्रॉब्लम। फिर सर्वेज हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के बच्चों के जो अब स्कूल गोइंग हैं तो उनमें से कितनी मेंटल और फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑलरेडी हो चुकी भी है। इट अपेयर्स के आधे से ज़्यादा बच्चे उस स्टेट में नहीं। तो ये हमारे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि इवन बरतानिया के भी जब लोग इधर आके साइंस में काम कर रहे थे तो अच्छा उन्हें कामयाबी हो रही थी। एक हैपनिंग है पाकिस्तान में, अगर गौर कीजिए तो पिछले कोई 15 साल में मेडिकल की स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ बन गई। यूनिवर्सिटी का काम ये है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जो तहकीक करना। देखें यूनिवर्सिटीज़ आर सपोज टू थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, 2 तरीके से कि वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी ने बनाई कम से कम उसको कैसे डोमेस्टिकेट करना है और इंडस्ट्री को लेके एंटाइज करके उसे इंडिजनाइज करना है। दैट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी। तो तहकीक का इसको हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। एजुकेशन, इम्तिहानात और करिकुलम स्कूल कॉलेजेस बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज दे मेक नेशंस। और यही है कि दूसरा दे आर सपोज टू बी इंटेलेक्चुअल आर्म ऑफ लोकल गवर्नेंस। अब एक ब्यूरोक्रेट चाहे जितना वेल सिविल सर्विसेज में ट्रेंड है या पॉलिटिशियन वेरी वेल मीनिंग डिज़ायरिंग कि बेहतरी हो, बट वो जो इंटेलेक्चुअल इनपुट चाहिए और जो तहकीक चाहिए तो हमें यूनिवर्सिटीज़ को उस रोल में लाना होगा और उन्हें ये किरदार अदा करना होगा। और ये जो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मेडिकल में यूनिवर्सिटीज़ बन गई, और कि जब सबसे बड़ा चैलेंज भी पाकिस्तान के हेल्थ केयर का है तो यस वी नीड टू रिसर्च। और अगर आप पूछना चाहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है तो बिल्कुल मैं भी बता हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो थोड़ा शेयर करें सर। लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में किस किस जगह पर रिसर्च हो रही है या कोई होता है ना समटाइम्स यू फील प्राउड। अच्छा मैं शेयर करता हूँ आपसे जी, हम इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमने फलाने
मसले के हल की तरफ कदम उठा लिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हुई हैं। सो ताज़ा खबर भी है, 2 दिन पहले एक हमारा एक इंस्टीट्यूट नम्स का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च, यानी कि जिसमें कस्टम मकसद ये है, उसमें कोर्सेज तो पढ़ाए जाएंगे बट पीपल आर साइंटिस्ट्स आर बीइंग एम्प्लॉयड कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ही है वो तहकीक करनी, और ये नहीं कि आपके जरीदे में हाई इम्पैक्ट फैक्टर में क्या पब्लिश हुई रिसर्च जिससे आपके टेन्योर ट्रैक में आपकी तरक्की सारी होती, वो होता रहेगा। दैट रिसर्च इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर द कंट्री क्या हो रहा है, आई विश के इसके KPIs डेवलप होने चाहिए। वैसे इस पर भी हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करें एंड हाउ वी आर ट्रांसलेटिंग और डूइंग व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। लेकिन मैं फिर वापस लेके जाऊंगा, मानूंगा तो मैं तब उधर अपने आप को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कि अगर हम दुनिया को कंट्रीब्यूट करें, यू नो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड टू बी, वो हमारी देखें ना सुन्नत भी, जो आपका मेरा फ़र्ज़ है वो क्या है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन वाला है। तो वी आर, और वो ये था कि ये इंसान और जानवर के लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी एंड वी शुड बी सीन। जब पाकिस्तान इस पर्पज़ और इस कॉज के ऊपर बढ़ता है तो वी हैव टू प्ले दैट रोल, आई थिंक इट कैन बी डन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में द कॉन्सेप्ट इज़ टू ब्रिंग इन ऑल लॉट ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे अभी कोविड आया, एवरीबॉडी इज़ कॉन्शियस, भाई क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, पता चले कि दवाइयाँ कौन सी हैं और जो बहुत सी कारगर नहीं है। कभी हमसाये ने कहा, कभी किसी ने कहा, अगलों ने प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट्स नॉट द वे। तो वो जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और एविडेंस्ड बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि डेवलप होनी चाहिए, जैसे एक अलमिया, कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पाकिस्तान में नहीं बनता। 350 के करीब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एसेंशियल ड्रग्स है, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम। क्या कोई रॉकेट साइंस है? कुछ भी बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए वो तहकीक करनी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने वो मैकेनिज्म्स, प्रोसेसेस डेवलप करने, इंडस्ट्री को एंटाइस करना है, उनको सपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर में। क्योंकि देखिए ना, अब फार्मास्यूटिकल्स हैज़ बिकम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। पहले सब बदनाम थी, आर्मामेंट्स की इंडस्ट्री, वो फार्मास्यूटिकल्स उसको क्रॉस कर गया, तो अगर उसमें माफिया था तो इसका माफिया और भी ज़्यादा बड़ा, ठीक है। एंड देन देर आर ड्रग्स जो कि जैसे ये जो स्टेटिन्स है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की दवाई, जिसके ऊपर बड़े सवालात हैं, 30% लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट एक वो कमर्शियल एक हाइप है, हर दूसरा तीसरा आदमी खा रहा है। टेक्नोलॉजी यहीं पे मैं ऐड करूंगी, व्हाट इज स्मार्ट इनहेलर, जिसे हम स्मार्ट इनहेलर टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। देखिए, देयर विल बी लॉट ऑफ दीज डिवाइसेस, जैसे अभी बात हो रही थी कि रोबोटिक्स है, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और स्मार्टनेस इज़ दैट कि एक मशीन है जो नालायक नहीं है, उसमें भी उसका एम्बेडेड सिस्टम है, जो कि आप जो भी मरीज़ जिस चीज़ में इस्तेमाल कर रहा है वो उसके मसाइल के मुताबिक उसकी डोज को और उसकी डिलीवरी को ऑप्टिमाइज एडजस्ट करता जाता है। तो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग स्मार्ट। और ये जो कंप्यूटर का जो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस अब इतना अच्छा वो इंटेग्रेट होता जा रहा है। स्मार्टनेस इज़ कमिंग इवन टू प्रोस्थेटिक लिम्स के, वो जो एक ज़माने में क्या होता था, वो बायोनिक मैन और या ये लिम्ब कट गया आपने लगाया और वो काम कर रहा है, मूव भी करता है। वेल दिस इज हैपनिंग। तो उसमें ये होता है कि सेंसर्स लगे होते हैं स्किन पे, नर्व की इम्पल्सेस को पिक करते हैं और वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। सो स्मार्टनेस इज कमिंग इन ऑल मेडिकल डिवाइसेस। ये भी एक एरिया है एंड वी हैव इंटेंशंस कि जो उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फैकल्टी है कि ये भी जो डिवाइसेस वगैरह हैं इनको इंडिजनाइज करें। बट वेरी इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये 2 नंबर दवाइयों को ख़त्म करना है हमने पाकिस्तान से। विल बी बियॉन्ड स्कोप ऑफ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कैसे होगा, बट उसके लिए एक तरीका होता है व्हाट इज़ कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ फ्यू कंट्रीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड जिसमें दवाई रजिस्टर हो जाती है विदाउट बायो इक्विवेलेंस। तो ये जो न्यासर में मैं आपको बता रहा था कि उसमें ये भी प्लान है इन सारी चीज़ों को करने का, और काफ़ी डेवलप हो गया हुआ है। इसकी फंडिंग भी हमें प्लानिंग कमीशन से मिल गई, हमने ज़मीन भी ले ली और ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही। ऑल्सो ये जो वैक्सीन्स वगैरह, सारे वैक्सीन्स की डेवलपमेंट पाकिस्तान में चाहिए। इम्पोर्टेड वैक्सीन, एवरी वैक्सीन शुड बी डेवलप्ड इन एवरी कंट्री जिसकी लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि वायरसेस हर कुछ ट्रांसमिशन के बाद म्यूटेट हो जाते हैं, आपको नया
वैक्सीन या उसकी सरस पे काम उसी तरीके से तो ये इंशाल्लाह हो रहा है। वी हैव ऑल पीपल वेल ट्रेन्ड। फिर तो सर बिल्कुल इस पर मेरा ख्याल है कि किसी और दिन हम नशर जरूर रखेंगे कि वैक्सीन पर क्या हो रहा है, वेंटिलेटर्स पर क्या काम हुआ, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान ने इस पर काम किया, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू। क्योंकि हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच सर। क्विक बढ़ेंगे, एक ब्रेक एंड देन न्यूज़ ब्रेक। जी वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो एक नई एनर्जी, नई पोटेंशियल के साथ, और जब भी हम एक नई एनर्जी का जिक्र करते हैं तो हम कुछ उन बातों का, उन यादों का और उन कुछ कामों का भी आपसे जिक्र करते हैं कि जो कि सिर्फ हम दो नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आपको याद होगा कल जब मैं आपसे बात करी थी, मैंने कहा था कि वीकेंड किसका कैसा रहा, किसकी क्या फेस्टिविटी रही, तो हमने जिक्र किया था कि इस वीकेंड पर एक बड़ी ही प्यारी कास्ट से मुलाकात हुई जो कि खेल खेल में की कास्ट है, और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड पर काम करके एक फिल्म को बनाया है। उसकी प्रोडक्शन कास्ट से जरा शुएब की मुलाकात रही, और डेफिनेटली शुएब के साथ हमारी ही बड़ी प्यारी सी एंकर थी कि जो कि उस स्क्रीनिंग पर पहुंची, क्योंकि आपको याद होगा कि जो रेड कार्पेट था वो ऑलरेडी मैं होस्ट कर चुकी थी, तो ये सोचा कि इस बार जो स्क्रीनिंग है उसे जाके शुएब एंजॉय करके चले। हाँ, मैंने भी सोचा कि चलें इस बार हम जाके जरा मिल के आते हैं स्टार कास्ट से और जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। मंडे नाइट ये मूवीज़ की स्क्रीनिंग हुई फॉर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो ज़रा आपको दिखाते हैं कि कौन कौन वहाँ पर आया, किससे क्या सवाल किया, मिला क्या जवाब। हैव अ लुक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अस्मा किधर? बस खेल खेल में आ गए। खेल खेल में हम इधर आ गए। खेल खेल में है क्या दिखाने आ गए। खेल खेल में हुआ क्या बताने आ गए। खेल खेल में इसकी स्क्रीनिंग है, आज देखेंगे हम भी ये मूवी। बिल्कुल जी, फाइनली हम भी ये मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से ये मूवी देख चुके होंगे, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो हम यहाँ आपसे कहेंगे कि खेल खेल में आप भी ये मूवी देखने चले जाइए। खेल खेल में आ जाइए और मूवी देखकर घर जाइए, पैसा वसूल हो जाएगा। कास्ट की राय क्या रही ड्यूरिंग द शूट? कास्ट अब कितनी एनर्जेटिक है मार्केटिंग के, जब वो हम देखते हैं प्रमोशंस के दिनों में देखते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इन सब से हम ये सवाल करेंगे। बल्कि आज अस्मा थोड़ा छेड़ते हैं इनको, ये जो कहते हैं ना कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, कि वाकई सब अच्छा है, अंदर की बातें निकलवाएंगे खेल खेल में। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं, जहाँ कास्ट आ रही है, प्रोड्यूसर आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर से हम बात कर रहे होंगे, वहाँ कुछ बहुत अहम शख्सियात भी आ रही हैं, और आ रहे हैं आज ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ये फिल्म देखने के लिए। साथ ही साथ आ रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, उनकी फैमिली भी आ रही है। और मैं तो आपसे कहूँगी कि जो भी लोग मूवी ये देखने जाएं अपनी फैमिली को लेकर जाएं। बड़ा अच्छा इसमें ये मैसेज है, पाकिस्तानी फिल्म है, बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा मैसेज जो है आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए खास तौर पर है, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी, बिकॉज़ ये वो टॉपिक है जिस पर बात भी नहीं हुई। मूवी तो बहुत दूर की बात है, तो अब उस पर बात भी हुई है, मूवी भी बनी है, और अब उस पर बात होगी, और बात जब होगी तो मसलों का हल होगा। रहिए हमारे साथ, बड़ा मजा आने वाला है इस सेगमेंट में। सेनेटर फैसल जावेद, मूवी अभी देखी नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या है मूवी को लेकर, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, जबरदस्त। ये बताएं कि मूवी इससे पहले देख तो नहीं ली कि प्रीमियर हो रहे हैं? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक मिली है, लेकिन देखी नहीं, तो अपना फीडबैक तो मैं बाद में दूंगा। लेकिन जो इसमें टैलेंट है, नबील और फिज़ा ने जिस तरह से हमेशा से इसका काम ज़बरदस्त रहा, और जो इसमें एक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और पाकिस्तान में जो टैलेंट है बहुत ही कमाल का है। और हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म्स आ रही हैं। कोविड की वजह से बीच में फिल्म्स का आना का सिलसिला रुक गया था, और अब दोबारा से ये खेल खेल में जो फिल्म है ये सामने है, और उम्मीद भी है कि अच्छी होगी, क्योंकि लोगों का जो फीडबैक आ रहा है अब तक का वो तो कमाल का है। और रिवाइवल कह सकते हैं इसको आसमा? ये तो फैसल साहब बताएंगे। नहीं, रिवाइवल तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि रिवाइवल तो हो चुका, हमने हमारी इंडस्ट्री ने रिवाइवल कर लिया हुआ है, और अब इसने आगे और आगे जाना है।
लेकिन ये है कि आर्ट कल्चर हमारी मुल्क की जो सकाफ़त है उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए, असल इश्यूज़ पे काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारा जो जिस तरह हम टर्की में हमने देखा कि जिस तरह की वो बना रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, वो एक अपनी हिस्ट्री अपनी इस्लाम की तारीख पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस तरफ भी अब हम देख रहे हैं कुछ फिल्म्स जो हैं पाकिस्तान में भी बन रही हैं। पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर भी काफ़ी ऐसी फिल्में बना रहा है, तो असल तो वो रास्ता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये जो मूवी है जिसकी स्क्रीनिंग आज होने जा रही है, ये है इसका बैकग्राउंड जो है, इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो सकूत ढाका को लेकर हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी यही कहते दिखाई देते हैं, आपने भी यही फरमाया कि हमें अपनी जनरेशन को, ख़ास तौर पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हमारी हिस्ट्री क्या है वो बताना है और हमारे वतन के लिए कहाँ क्या कुर्बानी दी गई है ये बताना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह की फिल्में यंगस्टर्स को ये पैगाम पहुँचा सकती हैं, आसानी से पहुँचा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें ना, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि किताब पढ़ने का कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उसकी जगह इन्हीं टूल्स ने ले ली है, फिल्म ने, ड्रामा ने, टीवी ने, कि आप अपनी तारीख को इन टूल्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं। इंटरेस्ट है लोगों का, हमने देखा नेटफ्लिक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसा जब कंटेंट बनेगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे और उनकी हैबिट डेवलप होगी। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी रवायत अब चल पड़ी है और ये आगे जाएगी और इस किस्म की फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में बननी चाहिए। फिल्म की हीरोइन सज्जल अली, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जीज कैसे? बिकॉज एक तो सारी मेहनत मूवी के लिए, उसके लिए सुबह जल्दी उठना है, फॉर दैट मैटर ऑल डे शूट्स, उसके बाद जो मार्केटिंग का एलिमेंट आ जाता है, जो प्रीमियर्स हैं वो ज़्यादा थकाते हैं। प्रीमियर तो खैर वो आपको पता होता है, वो एक दिन आपका होता है जहाँ पे आपको तारीफ़ें समेटते हैं हम लोग, बट जो प्रमोशंस होती हैं, बट खैर इट्स ऑलवेज फन, प्रमोशंस आर ऑलवेज फन, क्योंकि यू गेट टू इंटरेक्ट विद योर फैंस एंड आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बहुत मॉल्स जाते हैं, सिनेमाज जाते हैं, तो वो जब लोगों से मिलते हैं ना, और इस बार एक्चुअली बहुत टाइम पहले मैंने इस तरह से अपनी पहली फिल्म पे इंटरेक्शन की थी, पर अभी बहुत 6-7 साल के वक्फे के बाद, उस टाइम में मैंने क्योंकि काम भी बहुत किया, तो वो आई थिंक वो लोगों में, फैंस में ज़रा नंबर्स भी बढ़ गए, जो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी इस बार जब मैं देखा, मैंने वो एक अजीब किस्म का हाई मुझे मिला लोगों से मिलके कि वाकई लोग इतना प्यार करते हैं। फिर फिल्म जब देखी, हमने कुछ सरप्राइज़ भी विजिट्स भी हमने किया सिनेमाज में, तो लोग जिस तरह से वो इमोशनल फिल्म को देख के ना सिर्फ खुश, बट दे एक्चुअली दे वर क्राइंग लिटरली। बिल्कुल, तो वो देख के हमें हुआ कि ओके चलो हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है। नहीं, लेकिन सचल इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपके फैंस पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जब फिल्म के हवाले से जब बात हो रही है, तो मुझे बताइएगा कि कोई भी एक्ट्रेस जब उससे पूछा जाता है कि आपने फिल्म में क्या देखा, तो सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ जो होती है वो स्क्रिप्ट देखा जाता है। इस स्क्रिप्ट में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको महसूस हुआ कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, मुझे करनी है ये फिल्म? सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक अलग सा स्क्रिप्ट तो है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म्स जो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को कभी किसी ने छेड़ा नहीं और इस अंदाज से नहीं छेड़ा, कभी किसी ने बात की नहीं। हमारा मकसद तो ये था कि हम डायलॉग तो शुरू हो, कॉन्वर्जेसन तो स्टार्ट हो, हमें कुछ अलग कहानी जो हमने अपने स्कूल्स में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, वो कुछ अलग है, मगर उसके ऊपर ऑब्वियसली रिसर्च जब किया, तो बात ये है कि इस फिल्म में हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, पीस की। हमने बात कही भी है, एक डायलॉग भी, कि जो कुछ भी हुआ, जो गलतियाँ हुई हमसे आपसे, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट एंड जस्ट मूव ऑन, ये इतना प्यारा मैसेज है कि लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं दुश्मनी की, तो जितनी बात हम दुश्मनी की करते रहेंगे, दुश्मनी पनपती रहेगी, मोहब्बत नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी। जो देखने वाले हैं, फिल्म बीन जो हैं, शायकीन जो हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्यों देखें वो ये फिल्म? जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम इसमें हमने वो एक ऐसी बात छेड़ी है, पीस की बात कर रहे हैं, 1971 ढाका फॉल, उसके बाद क्या कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ तो हम नहीं भी कह पाए, लेकिन हम 2 घंटे में जो बात कर सकते थे वो यही है कि गलतियाँ जिससे भी हुई, हमसे हुई, उनसे भी, लेट्स जस्ट मूव ऑन, फेवरेट कलर क्या है सज्जल का? फेवरेट कलर ये मूड पर डिपेंड करता है। ओके। मतलब वो मेरे तो फेवरेट कलर बदलते रहते हैं। मुझे ब्लैक पसंद है, कभी पिंक अच्छा लगता है, कभी रेड, कभी किसी ने येलो पहना हो तो वो अच्छा लग जाता है। ठीक है, लेकिन मूवी में सबसे मजे का जो आपको डायलॉग लगा हो कि यस ये जान है मेरी तरफ से, सजल की तरफ से मूवी की?
बहुत सारे ऐसे क्योंकि मेरे हिस्से में तो सारे इतने बड़े बड़े ऐसे डायलॉग्स आए थे जो याद करने पड़े थे। एक सीन है बहुत, उसमें एक पूरा 1 पेज का मोनोलॉग था, वो मैंने याद किया था, वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। लेकिन आई थिंक जो लास्ट हमारा बिलाल और मेरा, हम दोनों एक बात करते हैं जो फिल्म की एंडिंग है, उसमें मेरा डायलॉग था कि एक गलती हुई किसी से भी मांग लेते हैं माफ़ियाँ दोनों। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये बताइएगा कि को स्टार के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा, फ़िल्म का तजुर्बा कैसा लग रहा है, ख़ास तौर पर इस तरह के बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि एक सेंसिटिव काम भी है, इस तरह के मौजू को छेड़ना, इस तरह की फ़िल्म बनाना और उसके ज़रिए पीस का मैसेज देना, कहीं कोई डिफ़िकल्टी लगी? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हम तो बहुत खुश थे कि यू नो वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पीस। इस तरह की चीज़ें तो एक एक्टर को वैसे ही कर लेनी चाहिए। बिलाल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था औरंगरेज़ा, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लिखा हुआ भी था, टीम बहुत अच्छी थी और लोगों ने भी बहुत पसंद किया था। बिलाल का काम बहुत अच्छा था। सो ऑफ कोर्स सबको पता है बिलाल इज़ एन अमेजिंग एक्टर। हमारे पास आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान। सो जब उनका भी पता चला था ही इज़ डूइंग द फिल्म, आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। बिलाल सेट पे छेड़ते भी हैं? नहीं, बिलाल बिल्कुल नहीं तंग करते। मैं हूँ तंग करने वाली। मतलब तंग करने वालों में आप थी? मैं। किस तरह तंग करती थी? अच्छा मैंने स्पेशली ये चीज़ खानी है। ये बिलाल से पूछे आप। अच्छा सजल ये बताइएगा कि कोई भी जो मूवी देखने के लिए जाता है, मैं जा रही हूँ, शुएब जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो म्यूज़िक को लेके बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई रखें हम इस मूवी को लेकर भी? रखें, बिल्कुल रखें। क्यों नहीं? कैसा है म्यूज़िक इसका? म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत डिफरेंट भी है। डिफरेंट आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, इट्स वेरी डिफरेंट। ज़बरदस्त। तो हम जिस सेगमेंट है क्लोजिंग इसकी मूवी के बाद रखेंगे ताकि हम अपने व्यूज इसमें शेयर कर सकें। बिल्कुल, ताकि फिर मैं यहाँ पे और आप ऐसा मैं वहाँ हूँ और आप अच्छा सजल माइक थामे हुए। अगर ऐसा है सजल, मूवी हमने देख लिया, माइक आपने थामा, एक इस सवाल के अलावा कि म्यूजिक कैसा था, मूवी कैसी लगी, और क्या सवाल करेंगे? मैं और क्या सवाल आप सवाल कर लें, जवाब हम उस वक्त देंगे। फंसा दिया सज्जल को। हाँ वैसे वाकई ये आप लोगों का ही काम है, मेरा काम है बस एक्टिंग करूँ। और ये काम आप बड़े अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में करिए। थैंक यू सो मच सजल, हमें टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और मूवी देखेंगे इंशाल्लाह अपने व्यूज से आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल सच के सवालों का जवाब हम खुद देंगे। थैंक यू सजल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। ये गहमा गहमी जारी है, स्टार कास्ट यहाँ मौजूद है, उनको हम थोड़ा सा तंग करें, थोड़ा सा परेशान करें, क्या वाकई में ऐसा कर रहे हैं? ये बिलाल से इंटरव्यू के बाद बिलाल से आखिर सवाल हम करेंगे। बिलाल कैसे हैं आप? बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या? अच्छा बिलाल ने पहले ही कहा तंग नहीं करे। मैंने सुना है कि सजल बहुत तंग करती थी सेट पे। नहीं, उन्होंने कहा बिलाल से पूछना, बिलाल ने तो इनकार कर दिया। सजल इज़ वेरी मूडी और उनकी एक अपनी एनर्जी है और वो मिमिक्री करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, तो वो तंग नहीं करती हैं। आई थिंक सजल ऑफ सेट बड़ी अच्छी वाइब रखती हैं सेट पे, मैंने पहले भी काम किया उनके साथ, तो वो तंग नहीं करती हैं, वो खुद से मॉडस्ट बन रही होती हैं। अच्छा तो मूवी में फिर क्या एंजॉय किया? जब किसी ने तंग ही नहीं किया तो मज़ा आया फिर मूवी करने का? तभी तो शायद थोड़ी अच्छी फिल्म बन गई, किसी ने तंग नहीं किया। हमने बड़ा प्रोफेशनल होके और एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज़ करके फिल्म निकाली एंड इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है। मेरी ये दूसरी फिल्म थी एंड ये मेरी पहली फिल्म है जो मैंने इस तरह कैरेक्टर किया है एंड आई वाज वर्किंग विद नबील एंड फिज़ा, बेस्ट टीम, एंड उनसे सीखने को भी बहुत मिला है एंड जिस चीज़ के बारे में फिल्म एड्रेस कर रही है। सो ओवरऑल शूट हमारा, वी शॉट दिस फिल्म इन 45 डेज़, 45-50 डेज़ के अंदर वी वर डन विद इट। अदरवाइज हमें आदत है ड्रामों की एंड ड्रामों में हमें 4-5 महीने लग जाते हैं कि ड्रामा शूट करने में, सो कंपैरेटिवली इट वाज वेरी इजी फॉर अस। अच्छा अभी सजल, जब स्क्रिप्ट के हवाले से हमने उनसे पूछा, ज़ाहिर है स्क्रिप्ट पसंद आता है तो कोई भी अदाकार जो है वो हामी भरता है मूवी करने के लिए, लेकिन इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? जैसे सजल ने कहा कि इस स्क्रिप्ट में सकूत ढाका के हवाले से जो बात की गई है, बुक्स में कुछ और चीज़ें हैं, अब सुनी हमने कुछ और चीज़ें, लेकिन आपकी मूवी के ज़रिए वाक़तन इस वाक़ये को लेकर कुछ नया पहुँचने वाला है? देखें, एक पीस का मैसेज है और एक लव का मैसेज है एंड आई थिंक हिस्ट्री में जो भी हुआ है, अगर आप 71 को 50 साल हो गए, हमने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की है पाकिस्तान के थ्रू, कभी टेलीविज़न पे कोई बात नहीं की, ना आपने एक टेलीफिल्म भी नहीं बनाई है। अगर एक फ़िल्म बनी है, इसमें उस हिस्ट्री के उस इंसिडेंट्स को एड्रेस किया गया है जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं। काफ़ी लोग मैं इनसे मिला हूँ, मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, दे हैव लाइक्ड द फिल्म, उनको 71 की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। सो आई एंड इनिशियली इट वाज नॉट जस्ट अ स्टोरी लाइन, आई वांटेड टू वर्क विद नबील फिज़ा। उनके साथ ये टीम ऐसी है, ड्रीम टीम है मैं तो कहूँगा, किसी भी एक्टर के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट उनके साथ काम करना। सजल के साथ आई वांटेड टू वर्क एंड ऑब्वियसली स्टोरी लाइन, आई थिंक आप जब पीस और मोहब्बत का मैसेज इट्स सो बिग, जब आप इस तरह का कोई मैसेज दे रहे होते हैं तो फिर
सेकंड थॉट नहीं आता। ट्रू। बिलाल, मूवीज को लेके ना दो राय होती हैं। एक राय ये होती है कि मूवी का एक इम्पैक्ट हो, एक मैसेज, और एक रहती है मूवी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप क्या राय रखते हैं? ये मूवी ऑब्वियसली इट विल एंटरटेन यू। इट्स अ लाइट हार्टेड मूवी। अगर हम 1971 को एड्रेस करें तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इट्स नॉट ऑफ बीट मूवी। बहुत आपको कुछ जगहों पे हंसी भी आएगी, कुछ जगहों पे रोना भी आएगा। सो मैं इसको ये नहीं कहूँगा ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। इट इज़ एंटरटेनिंग बिल्कुल, मगर एक मैसेज भी है। और एक खूबसूरत बात ही यही लगी मुझे नबील फिजा की कि उन्होंने पूरे इस मैसेज को एक बड़े लाइट हार्टेड कॉमिक तरीके से उसको बताया गया है। आपके फोर्स नहीं किया गया मैसेज को। तो इस सारी चीज़ में मौसीकी का, म्यूजिक का कहाँ तक ख्याल रखा गया और कितना ज़बरदस्त आपको लगा कि नहीं म्यूजिक वाकई बहुत अच्छा है? क्योंकि सजल तो कहीं थी कि बहुत हटके भी है। इनकी वैसे हर मूवी के अंदर म्यूज़िक मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा म्यूज़िक होता है। ये म्यूज़िक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं खुद म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो ओवरऑल आई थिंक मेरा जो फेवरेट है वो लास्ट परफॉर्मेंस है जो फिल्म के अंदर है। वो म्यूज़िक इटसेल्फ बहुत अच्छा है। वो भी आउट नहीं हुआ है बिकॉज उसमें सस्पेंस है थोड़ा सा। खास तौर पे हमें देखना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। फिर आप लोग तो मूवी भी देख रहे हैं। मूवी भी देखेंगे सेकंड हाफ नहीं, दोबारा लगेगी 9 बजे। अच्छा, हाँ, दोबारा लगेगी। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि 45 डेज में मूवी बना ली, लेकिन उसके बाद लग ही रहा है कि ये जो प्रमोशन का सफर है ना, ये 45 डेज से तवील हो जाएगा, तो ये ज़्यादा थका रहा है। ऑब्वियसली प्रमोशंस बहुत मैं जिस तरह का इंसान हूँ मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई टोल्ड फिजा किस तरह के इंसान मुझे इंटरव्यूज़ देना ज़्यादा नहीं पसंद। इंटरव्यूज़ देना एंड जब हम प्रमोशंस कर रहे होते हैं तो आप एक ही दिन में 3-3, 4-4 जगहें जा रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं से एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के जवाब। आसमान में तो एक तरह के सवाल नहीं है, इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग मूवी के अंदर? अभी सजल से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बड़ा लंबा लंबा स्क्रिप्ट है, वो याद करना पड़ता था, बहुत सारे डायलॉग्स याद करना पड़ते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल, मगर मेरा जो फेवरेट डायलॉग है वो है एक गलती हुई किसी से भी माफ़ी मांग लेते हैं दोनों। ड्रामा या फिल्म, किस तरफ आपको लगता है कि अच्छा बिलाल की जो पर्सनालिटी है ना वो इस तरफ ज़्यादा बेहतर है? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस कि मैं ड्रामा या फिल्म। हमारी फिल्म अभी रिवाइवल स्टेज पर है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। आपका ड्रामा बहुत बड़ा मीडियम है पाकिस्तान में। ड्रामा इंडस्ट्री इज़ बिग इन पाकिस्तान। मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं हमेशा कहूँगा मैं पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से हूँ। लोगों ने देखा है, कैरेक्टर्स पसंद किए हैं, तभी जाके लोग पसंद करते हैं आपको। सो मैं कभी ड्रामे को अंडरमाइन नहीं किया और ना कहीं मैंने अभी चूज़ किया। लेट्स सी, अपॉर्चुनिटीज़ और कैरेक्टर्स और टीम मेरे लिए बहुत मैटर करती है जिनके साथ काम करना, बिकॉज वही अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। टीवी हो, बड़ा पर्दा हो, इट डजंट मैटर। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, मदद करने की कोशिश कर रही है हमारे फ़नकारों की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, इस चीज़ को लेकर आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी भी आज प्रेसिडेंट के साथ हम मूवी देखेंगे, फवाद चौधरी हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आपकी गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करे आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, सो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। कोई डिमांड जो रखना चाहिए, बिकॉज फैसल जावेद ने कहा कि टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि और ज़्यादा अच्छी फिल्म्स बने, तो आपकी कोई डिमांड भी है वैसे एज एन एक्टर? मेरी बस डिमांड ये है कि आप सब फिल्म देखें, खेल खेल में देखें। मेरी फ़िलहाल यही डिमांड है। डिमांड्स तो मेरी बहुत है, अभी के लिए मैं यही करूँगा। प्लीज़ वॉच दिस मूवी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब जरा बात करते हैं जिसने फिल्म लिखा, जिसने फिल्म को प्रोड्यूस किया, फिजा अली मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। क्या रीज़न थी कि इस इवेंट के लिए साड़ी आपने चूज़ की? एक तो मुझे लगता है कि साड़ी की एसोसिएशन जो है वो शायद एक मुल्क से जोड़ दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी अपनी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे साड़ी पहनी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि हमने जहाँ के लिए फ़िल्म बनाई है, हमने अपना एक कनेक्शन दिखाया बांग्लादेश से, तो इट इज़ वेरी सिम्बॉलिक टू दैट। क्या बात है, अपनी ड्रेस के ज़रिए मोहब्बत का एक पैगाम, क्या बात है। स्क्रिप्ट आपने ही सारा का सारा लिखा, कहीं से कंसीव हुआ, किसी की सपोर्ट थी, क्या था? बेसिकली मैं और नबील साथ स्क्रिप्ट लिखते हैं। वी ऑलवेज वी आर को राइटर्स या तो ये स्क्रिप्ट जो है ऑफ कोर्स हम दोनों का मिला जुला एक प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, इसमें बहुत रिसर्च है ये, बिकॉज़ ये है तो फिक्शन, लेकिन इस फिक्शन के अंदर हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा फ्यूजन किया गया है। तो उस सब को मिलाना और उसको वीव करना एक डिफरेंट तरह का स्क्रिप्ट था। इसको लिखने में हमें बहुत चैलेंजेस भी थे, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। ठीक है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह के टॉपिक पर, इस तरह के मौजू पर बात की जाए जिस पर पहले कभी बात नहीं हुई?
एग्जैक्टली इसी वजह से ये आइडिया आया कि इस पे पहले बात नहीं हुई, और हमें लगता है कि ये फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसको आप यूज़ करके बहुत सारी वो बातें कर सकते हैं जो पहले नहीं हुई, और उस मीडियम को सिर्फ यूटिलाइज़ करना चाहिए फॉर द राइटेस्ट थिंग्स, और अब वक्त है कि हम वो बातें करें जो पहले नहीं हुई। तो कहीं कोई डिफ़िकल्टी, कहीं कोई कुछ लगा कि नहीं अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख दूँ तो शायद बेहतर हो जाएगा, लेकिन लिखना मैं वैसे ही चाह रही थी? वो हर स्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि आपका पहला ड्राफ्ट कभी भी आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता। राइटिंग इज़ अबाउट री राइटिंग, आप लिखते हैं, आप काटते हैं, फिर लिखते हैं, तो ऐसे ये स्क्रिप्ट भी बना है, और कोशिश ये की है कि एक एटलीस्ट एक तरह की इंफॉर्मेशन, एक तरह की बहुत अहम एक कॉन्वर्सेशन शुरू की जाए, जो कि काफ़ी, जैसे आपने कहा, खामोशी थी, उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो ये देख के लिखते हैं कि हीरोइन कौन होगी, हीरो कौन होगा। क्या आपको पहले से मालूम था कि ये मूवी जो है सजल ने करनी है, या आपने हीरो किसको लेना है या नहीं, उसके बाद सोचा? नहीं, यूजुअली ऐसे होता है जब हम लोग लिख रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ही हम लोग सोच लेते हैं कि कास्टिंग क्या होगी, एंड वी वर लकी कि जिनको हमने सोचा था दे वर रेडी टू डू द स्क्रिप्ट। अच्छा, वाकई फिजा इन्हीं को सोचा था, ये कोई और था माइंड में? नहीं, हमारा मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम स्क्रिप्ट लिखते हुए सोच लेते हैं। हाँ, बहुत कमो बेश ऐसा होता है कि वो अगर किसी की अवेलेबिलिटी ना हो और या कोई और रीजन हो वो ना करना चाहें, तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर द सेकंड और थर्ड चॉइस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम जिसके साथ काम करने जाते हैं, अल्लाह मियां उनको माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह जिनको आप सोचती हैं वो आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। वैसे भी एक्टर्स यही कहते हैं, जब फैज़ा और नबील आ जाएं साथ, उनका नाम हो तो फिर नो नहीं है, फिर देयर इज अ यस एंड इट्स ऑलवेज अ यस। दैट्स वेरी काइंड ऑफ दैट। या, और ये कितनी अच्छी फीलिंग है वैसे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग है। अगर वाकई में लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत लकी हैं। और अब मुझे बताएं, जब मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है डिफरेंट सिटीज़ में, इवन इस्लामाबाद में अब दोबारा स्क्रीनिंग इसकी हो रही है, जो लोग बाहर निकलते हैं मूवी देखकर, ऐसे कौन से कमेंट्स होते हैं जो जब आप सुनती हैं तो आप कहती हैं वाओ, सारी मेहनत वसूल हो गई? मुझे इतना अच्छा लगा, पहली बार लोगों ने आके इस तरह की बात की कि आपने एज अ पाकिस्तानी आपने सर्व किया। वाओ, बिग कमेंट, मतलब इट्स अ ह्यूज कमेंट कि आपको पहली बार ये बोला जाए कि सही है, हमने बहुत काम किया, लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पहली बार लोगों ने निकल के बोला कि इट वाज नीडेड, इसकी ज़रूरत थी। तो ये बहुत, इससे ज़्यादा दिस इज़ अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन ये कहिएगा कि ऐसा काम करने में अब बहुत सारी दुश्वारी का सामना भी रहता है, ख़ासतौर पर जब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात की जाती है तो ये वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी, ये जैसी हम चाहते हैं। इसमें हमें बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर प्रोड्यूसर्स के लिए और राइटर्स के लिए जब ये चीज़ें लिखने बैठते हैं। आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो इकदाम कर रही है, जिस तरह से प्रेसिडेंट यहाँ पर होंगे और ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी? आप जैसे और लोग जो काम करना चाहते हैं, आगे आने का मौका मिलेगा उन्हें? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम फिल्म के इनिशिएटिव को इस लेवल पे लेके आएँ, एक नेशनल लेवल के ऊपर लेके आएँ, जहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़, हमारे वो लोग जिनका कहना माने रखता है, वो लोग आके उसको एंडोर्स करें। अगर प्रेसिडेंट साहब आज ये फिल्म देखते हैं, उनको पसंद आती है, तो उनकी एंडोर्समेंट हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को और हमें भी एक बहुत ज़्यादा नई हिम्मत और नई एनर्जी देगी काम करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे सीनियर जो अदाकार हैं वो भी इस फिल्म में आपने शामिल किए हैं। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं कुछ नए फेसेस लेकर आते हैं, आपने उन लोगों को भी मौका दिया है और उन लोगों का जो फ़न जो पहले दुनिया देख चुकी है एक बार फिर से लोगों के जहन में ताज़ा किया है। कैसे आइडिया है कि उन लोगों को लेना चाहिए, कास्ट करना चाहिए? लेकिन जो कैरेक्टर्स, अगेन कास्टिंग एक बहुत ऑनेस्ट प्रोसेस होता है, बहुत मेरिट पे होता है ये प्रोसेस, और जो कैरेक्टर्स आपने अपने कलम से तहरीर कर दिए होते हैं, उनके करीब तरीन लोगों को आपको ढूंढना पड़ता है, उन तक आपको पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे मुल्क में माशाल्लाह एक से एक अदाकार है और फिल्में कम बन रही हैं। जब फिल्में ज़्यादा बनेंगी तो पता नहीं कितने सारे और लोग हैं जिनको अभी तक उस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। लास्टली 45 डेज में आपने मूवी बनाई, कौन सा ऐसा एक्टर था या कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी वजह से 45 डेज लगे और कम भी हो सकते थे? नहीं, कम तो नहीं। आई थिंक दिस इज़ एन आइडियल लेंथ। मेरी जितनी भी फिल्में शूट हुई हैं उनमें से जो सबसे कम टाइम शूट हुआ है, आई थिंक इट इज़ द आइडियल लेंथ। इससे कम टाइम में फिल्म बनाना, इस तरह की फिल्म देखिएगा और फिर आप अंदाजा करेंगे कि ये 45 डेज में बनना एक मिरेकल है। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फैज़ा। सब कहते हैं किसी ने किसी को तंग नहीं किया, क्या वाकई ऐसा है? क्या डायरेक्टर साहब भी यही राय रखते हैं? नबील कुरैशी, डायरेक्टर ऑफ खेल खेल में, क्या वाकई ऐसा है? सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। किस हमको तंग? लेकिन
कोई होता कोई लेट आ जाए, कोई कहे जी मुझे फलानी क्रेविंग हो रही है, कोई और मसला, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई घर से कोई परेशानी? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ लेट आना। आप देखें इधर भी हम टाइम पर आए हुए थे, टाइम से पहले आए हुए थे, टाइम से पहले आए हुए थे। तो आई थिंक ऑल द एक्टर्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल, सो लेट आने का तो कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम रहा ही नहीं। बाकी क्रेविंग्स को तो हम खिलाकर मार देते हैं जो किसी भी चीज़ की अगर कोई ऐसी क्रेविंग हो रही है। बट बहुत एंजॉय किया एक्चुअली सबने फिल्म बनाते हुए, सो देयर वाज नो सच इशू। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, अभी आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है तो उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ से सारी चीज़ का आगाज़ हुआ, जहाँ से खेल खेल में का आगाज़ हुआ। कब आइडिया आया, किस तरह से फ़िज़ा ने आपसे शेयर किया, पहले आपने फ़िज़ा से शेयर किया, किस तरह से काम शुरू हुआ? इतने सेंसिटिव, मैं इसको सेंसिटिव कहूँगी, इशू पर बात करना और इस तरह से बात करना कि फिर उसका नाम ही खेल खेल में हो जाए। अच्छा, आई थिंक एज ए मेकर्स जो भी आइडियाज़ होते हैं ना वो कभी भी सडनली नहीं आते, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद होते हैं और वो पनप रहे होते हैं, बस उनको एक राइट टाइम जो है वो दरकार होता है उनको बनाने के लिए। तो इसी तरह की कुछ काफ़ी सारी सिचुएशन थी छोटी छोटी जिनसे हमें लगता था कि यार हम इस बारे में बात नहीं करते 1971 के बारे में या पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते हैं। सो वी थॉट कि यार इस साल 50 साल पूरे हो रहे हैं फॉल ऑफ ढाका को, सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग। हम कुछ चीज़ बनाते हैं जो मे बी लोगों को समझ में आए या इंस्पायर करे, तो एक डायलॉग इनिशिएट हो जाए। तो फिल्म बनाने का जो मेजर मकसद ये है कि जो चीज़ हम फिल्म में दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं उसके सिलसिले से जो है वो लोग इसके बारे में बात करें, बिकॉज हम भूल ही गए, इसके बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। और हो सकता है अब बात करना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 1971 तो हो चुका है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो चुका है ऑब्वियसली वो, दैट्स हिस्ट्री। हाँ दैट्स हिस्ट्री। बट हमने इसके अंदर कुछ फ्यूचर के बारे में बात की है कि जो गलतियां अगर माजी में हुई हैं तो वो दोबारा ना दोहराई जा सकें, और जो इस सिलसिले में एक कोलेटरल डैमेज है, जो बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश में आज तक अटके हुए हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे बंगाली लोग हैं जो जिनके पास स्टैंडर्ड लोग हैं, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, और इनफैक्ट बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिनके पास जो कि एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड में भी नहीं रह रहे हैं। तो उनके बारे में बात हो और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतर बना सकें, क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया, लेकिन जो लोग अब रह रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो लोग बच गए हैं, उनके लिए जो है वो कोई हल निकल सके। अच्छा, दूसरों के लिए आसानी हो, असल मकसद इसमें ये भी था। आपको कितनी आसानी हुई ये फिल्म करने में? स्क्रिप्ट के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन इस फिल्म का बनना और इतनी कम मुद्दत के अंदर बनना, फिर उस तरह से फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं, उस तरह से काम करने की मौके नहीं हैं, हीरो हीरोइन हो या प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर हो, किस तरह से आपने ये सब मुमकिन किया? अच्छा, हम लोग पहले भी 4-5 फिल्म्स बना चुके हैं, सो ये हमारी छठी फिल्म थी। रिलीज़ 5वीं हुई है लेकिन बनने वाली जो है वो छठी थी। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे फिल्म बनती है, बट मुश्किलात आई थिंक तो एक मेजर चेंज था वो ये था कि ये लॉकडाउन के दरमियान में शूट हुई है। तो उन दिनों स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था, तो कभी ये होता था कि बाज़ार जल्दी बंद हो रहे हैं, तो अगर सेट लग रहे हैं तो उसमें जो है वो दिक्कत होती थी कि बाज़ार जल्दी बंद होने वाला है तो जल्दी से कोई चीज़ आ जाए। उसके अलावा कभी अगर लॉकडाउन है तो फिर हमें कम लोगों के साथ शूट करना है, या ड्यूरिंग कोविड जो है वो जो है PCR टेस्ट करवाते थे हर हफ्ते 10 दिन के बाद लोगों के, सो दैट ताकि कोई, बिकॉज अगर एक भी किसी भी एक्टर को या किसी भी टीम मेंबर को होगा तो सबको ही फिर क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। किसी को हुआ था? नहीं, किसी को नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। अब तो बता, फॉर्चुनेटली किसी को नहीं, मैं कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। तो किसी को नहीं हुआ। बीच में आई थिंक सजल को शायद जो है वो हुआ था, बट लकीली उस टाइम पे उन्होंने आपको लकीली पता नहीं लगने दिया? नहीं, उन्होंने हमें बताया, देन वी हैड टू लाइक स्टॉप द शूट। सो उनका 4-5 दिन का काम था जो हमने रोका, बट लकीली ये रहा कि जो 4-5 दिन की शूटिंग थी तो उसके बाद हमारा स्केड्यूल ऐसे प्लान हुआ था कि हमारे पास ऑलरेडी ब्रेक आ रही थी, सो वो उस तरह से यूटिलाइज हो गई। तो बड़ा टाइमली जो है ना वो कोरोना हुआ है। ठीक है, लेकिन कोविड के दिनों में शुएब इस तरह से सोचना कि एक फिल्म बनाई जाए, रिलीज़ की जाए और लोगों से कहा जाए कि वो देखने के लिए आए, एक नया वेरिएंट हाई रोज़ हम देख रहे हैं कि कोविड का आ रहा है, ये फैसला क्यों लिया और ऐसे हालात में क्यों लिया? वेट भी तो किया जा सकता था। देखें, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को फिल्म्स की ज़रूरत है, बिकॉज 2 साल से सिनेमा बंद है और जो है वो हॉलीवुड फिल्म्स आ रही हैं, इंडियन फिल्म्स पे बैन है, विच इज़ आई थिंक ओके। बट एज ए पाकिस्तानी फिल्म मेकर किसी को शुरुआत करनी थी कि जो है वो सिनेमा में पाकिस्तानी। रिस्क नहीं था ये? नहीं, रिस्क है, लेकिन रिस्क जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है फिर आई थिंक। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ता, तो हमने पहले ले लिया, अब देखते हैं कि रिवॉर्ड मिलता है। इंशाल्लाह मिलेगा, रिवॉर्ड तो मिल रहा है क्योंकि जिस तरह लोग तारीफ करते हैं। थैंक यू सो मच नबील, थैंक यू, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। हम तो स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से बात करें, लेकिन जो लोग यहाँ सपोर्ट करने आए हैं, प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इसके अलावा फवाद चौधरी साहब, उनकी फैमिली एंड फॉर दैट मैटर ऑल सेनेटर्स, उनसे भी बात करेंगे। आइए।
अब जरा बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और उनकी अहलिया हिबा फवाद साथ मौजूद हैं। मूवी अभी वो देखेंगे, मूवी कैसी है तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन जरा पूछते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। वैसे फवाद साहब मूवी देख ली है आपने पहले? नहीं, मूवी अभी नहीं देखी, अभी तो जाके देखेंगे ना। मैंने सुना था कि पहले थोड़ा बहुत देखा है आपने। नहीं झूठ है, ट्रेलर ही देखा था। ट्रेलर देखा था। तो ट्रेलर को देख के क्या लगा, क्या है मूवी में? लगता तो अच्छा है, देखते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखो असल बात यह है, हमने आज ये सारा मेला सजते सजाया है लोगों को बताने के लिए कि सिनेमाज आर ओपन, फिल्म्स आर बैक, और आइए आप अपनी फिल्में जो हैं वो देखें। और इसके साथ अब तो हमने इतनी जो कैनेडियन ब्रिटिश जो फिल्म्स हैं, पंजाबी फिल्में, वो भी ओपन कर दी हैं, वो भी आ रही हैं। सो सिनेमाज़ को बेसिकली फिल्म्स चाहिए, फिल्म्स को सिनेमा चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये कोई ट्रेंड हमारा जो है, जो थोड़ा रुक गया था, कोविड ने बड़ा धचका दिया हमें, तो ये थोड़ा रिवाइव हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद, क्योंकि देखिए एक जो सिनेमा है ना, उसके साथ एक स्क्रीन के साथ तकरीबन 23 लोगों की रोज़ी वाबस्ता। तो एक स्क्रीन जब रोशन होती है तो 23 ख़ानदान जो हैं उनकी रोज़ी शुरू होती है। सो आप अंदाज़ा लगा लेंगे जितने हमारे यहाँ स्क्रीन्स होंगी, जितना सिनेमा होगा, उतनी रोज़गार भी बढ़ेगा। और वैसे भी एंटरटेनमेंट के बगैर कौन सी सोसाइटी होती है। बिल्कुल, इस पे मैं आपसे मज़ीद बात करूंगी। टैक्सेस के हवाले से, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देने के हवाले से आपकी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है इस पर, लेकिन होम मिनिस्ट्री से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। हिबा, कितने अरसे के बाद फवाद साहब के साथ मूवी देख रहे हैं? 2.5-3 साल तो गुजर गए हैं कोविड की वजह से, वरना तो हम हर मूवी की ओपनिंग पे ही होते हैं। हमें इतना शौक है सिनेमा आने का। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या आपको बताया गया इस मूवी के बारे में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अभी देखी नहीं आपने? ज़्यादा रिवील नहीं किया मैंने, सस्पेंस बरकरार रखा है। तो अब देखते हैं अब बड़े पर्दे पे कि क्या होता है, कैसी लगती है। आई विश ऑल द बेस्ट टू फिजा एंड द मूवी कास्ट जो है सारी की सारी। ओके, क्या मूवी सज्जल की वजह से देख रही हैं? नहीं, पाकिस्तान मेड है इसलिए देख रहे हैं। लेकिन होता है ना समटाइम्स कोई सितारा ऐसा होता है जो ज्यादा दिल के करीब होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नहीं वैसे मूवी सजल की वजह से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर फवाद साहब से कर लें? कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, उनकी उसकी वजह से भी देख रहे हैं। सिर्फ नहीं, बिलाल की वजह से भी। हाँ, बिलाल भी है, सजल भी है, फिजा भी जो हमारी प्रोड्यूसर है। मिनिस्टर साहबा इधर आ जाए एक मिनट। ज़ताज गुल भी आ चुके हैं। ज़ताज साहब प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए। आ जाए मूवी देखने आप जा रही हैं अभी। खेल में आ गए आप भी, हम भी, सब इधर ही। I just came from a talk show. और यहाँ पे आगे बम फटा है, ऐसा ही है? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ वैसा ही होने वाला है जो आजकल टॉक शोज में होता है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मिनिस्टर साहब ने बुलाया है और स्पेशली हिबा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको इनकार ही नहीं करती हूँ। हिबा को से मुझे बुलाया, तो मैं लेट्स सी कि अब हम क्या देखने वाले हैं खेल में। ओके, तो हिबा से जरा पूछते हैं। सस्पेंस बरकरार रखा है कि अभी हमने किसी को स्टोरी नहीं बताई है, वो देखेंगे वहाँ जाके तो पता चलेगा कि हिबा, लेकिन जिस तरह ज़ताज ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड है, आपने बुलाया वहीं, और किस किस को आपने बुलाया और जरा गिला करे जो नहीं पहुंचा? नहीं, किसी से गिला नहीं है। जिसके पास टाइम था ऑलमोस्ट सारे ही आगे मूवी देखने। अच्छा, लेकिन बड़ी बात ये है ना, हिबा ने किसी को बुलाया नहीं बुलाया, हिबा फवाद साहब को लेकर आ गई, ये बड़ी बात है। तो फवाद साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी मिनिस्ट्री और क्या करने जा रही है। यहाँ पर इनका मौजूद होना, प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पर आना, उनको इन्वाइट किए जाना, उनकी जानिब से एक्सेप्ट किया जाना, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन और क्या हो रहा है? फवाद साहब, बड़ी ज़रूरत है हमारी खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री को आपकी सपोर्ट की, आपकी मिनिस्ट्री की सपोर्ट की। एग्जैक्टली यही है, और हम यही कर रहे हैं कि जो फॉरेन कंटेंट है उसको वो पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, सो हम उसको महंगा कर रहे हैं, उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ आ रही हैं ताकि हमारा लोकल कंटेंट डेवलप हो। उसके बाद इसके साथ मैंने जो पीटीवी होम है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी चूँकि बाहर आ गया है नुकसान से और प्रॉफिट में है, तो हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम जो लोकल ड्रामा है, पंजाबी, सिंधी, उस सारे में हम जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोकल ड्रामा भी शुरू कर रहे हैं, और एक हमने पीटीवी फिल्म्स के नाम से एक नया इदारा बना रहे हैं जो कि फिल्मों की जो प्रोडक्शन है उसमें वो पार्टनर्स करेगा। बस लास्ट में एक थोड़ा छेड़ लेते हैं, खेल में यहाँ पर आ चुका हूँ। मूवी के दरमियान जब ब्रेक आती है तो उसमें क्या फरमाइश करती हैं भाभी? पॉपकॉर्न्स की या कोई जूस, कॉफी? ये फरमाइश तो मेरी ज़्यादा होती है। थैंक यू। पाकिस्तान के गुजरे हुए वाक़यात के एतबार से सही अक्कासी करना ये बड़ा अच्छा है, और पाकिस्तान की फिल्मों में पहली मर्तबा नहीं, मगर ये कि ज़्यादा खुल कर ये बात आई कि अपने हालात के एतबार से और अपनी तारीख के एतबार से सच्चाई आगे लेकर आए। बहुत अच्छा है ना? कितना फर्क, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा। कितने अरसे बाद मूवी देखी?
ये मेरे ख्याल 1.5-2 साल के बाद देखी, कोविड के बाद। बट गुड मूवी एंड गुड एक्टिंग, बहुत खुशी हुई देख के, बहुत अच्छी। थैंक यू। बिल्कुल नहीं। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और शुएब ने तो मुझे लगता है कि जाके मूवी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और मैं यही कहूँगी कि वो तमाम व्यूअर्स जो कि हमें देख रहे हैं, वो हमें तो देखे ही देखें सुबह पाकिस्तान को, लेकिन बिलाल और सज्जल ने बड़ी प्यारी एक्टिंग के साथ इस मूवी को बनाया है, फिल्माया है। तो उनकी इस एक्टिंग को सपोर्ट कीजिए और पाकिस्तानी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए जाकर खेल ही खेल में जाकर बस ये मूवी देख लें। और फिल्म की कास्ट ने और फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है उनकी एक रिक्वेस्ट थी, वो मैं ऑनर यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी ये मूवी देखें। तो ये मैंने सोचा मैं अनाउंस करूँगी यहाँ। चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब से हम भी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि टीम का जरा आप दिल रख लें। बट एनीवेज आगे चलते हैं। लाउंज में हम लोग हैं और सेलिब्रिटी लाउंज हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मतलब ये कि मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन और हरीफ जमात जिनके साथ बड़ी टसल रहती है उनकी, लेकिन आज ऐसी कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। सिर्फ हम लोग हल्के फुल्के अंदाज में खेल खेल में बहुत सारी सी बातें उनसे पूछ लेंगे। तो ताहिरा औरंगजेब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह ताला का। बताइए फिर कैसे चक्कर लग रहा है आपका इस्लामाबाद का, क्योंकि अमूमन तो आप लाहौर में होती हैं। नहीं, मैं तो रावलपिंडी में रहती हूँ। हाँ, आप तो रावलपिंडी से हैं, आप तो रावलपिंडी से हैं बतौर सियासी कारकुन। ज़ाहिर है आपका सारा वो रावलपिंडी में ही आपका तो ज़ाहिर रहा। तारा साहिबा थोड़ा सा बताएं, माशाल्लाह नवासे नवासियाँ, थोड़ा सा उनके साथ कैसा ताल्लुक है, नानी कैसी हैं, ज़रा ये तो बताएं। ये तो आपने बड़ा गलत किया, उन बच्चों को बुलाना चाहिए था, हाँ, पूछना चाहिए था। क्योंकि ये मैं तो अगर मुंह से कुछ कहूँगी तो वो गलत होगा। वो आप उनसे पूछते कि मैं नानी कैसी हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये बच्चे जो हैं ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये अपनी औलाद से ज़्यादा बच्चे प्यारे लगते हैं। अपने बच्चों को जब वो कोई किसी बात पे ज़िद करते थे तो मैं अक्सर एक आध थप्पड़ लगा भी दिया करती थी अक्सर। लेकिन इन बच्चों को कुछ कहते हुए मुझे बड़ा दिल को कुछ होता है। और मेरे अपने बच्चे ये कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसी नहीं थी जैसे इन बच्चों के साथ हैं। उनकी हर बात मानने को दिल करता है। और लेकिन अच्छा मोहम्मद, ये सिर्फ आपके घर में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी बेटे की औलाद हो या बेटी की औलाद हो, जो नानी नाना या दादी दादा की फिक्शन होती है ना, वो अब अपनी औलाद से हटके उनके बच्चों की तरफ ज्यादा होती है। ऐसे क्यों होता है? ये पता नहीं, अल्लाह का निज़ाम है कुछ ऐसा कुदरत का कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम इस एज में नहीं होते, हम यंग एज में होते हैं और हम भी उनकी बातों पे जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इस एज में आते हैं और पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो फिर हमें पेशेंस आ चुका होता है और हम उनकी बातें बड़ी हौसले से बर्दाश्त करते हैं। एक एक उनके सवाल का 3-3 मरतबा जवाब देते हैं। जो बार बार वो पूछते हैं ये क्या है, ये कैसे है, तो बंदा उकताता नहीं है। लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो दूसरी दफ़ा पूछे तो एक लगती थी कि ये क्या समझ नहीं आया, पढ़ाते हुए भी कि मैंने बताया अभी तो फिर समझ नहीं आया, ध्यान किधर था। लेकिन अब ये सारे डायलॉग उनके लिए नहीं होते। ये अल्लाह का निज़ाम है शायद कि इस एज में हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो यंग एज में शायद ना लगती हों। बच्चे तो औलाद तो प्यारी लगती है, लेकिन औलाद की औलाद वो ज़्यादा प्यारी लगती है, इसमें कोई शक। मतलब मेरे बेटे के भी जो बच्चे हैं, मेरे 2 पोते हैं और 1 पोती है। और जब वो सुबह स्कूल जाने से पहले मेरे पास आते हैं और वो कुछ कहते हैं तो कल भी मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों को हम इतने पैसे नहीं देते थे स्कूल जाते वक्त, उन्हें लंच बॉक्स देते थे कि घर से लेके जाएं। ये बच्चे जब कहते हैं हमारी टाक शॉप है स्कूल में जाना, तो हम उनको फटाफट पैसे निकाल के देते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। अच्छा तारा साहबा, जब सॉरी प्लीज नहीं सवाल,
जब आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस वगैरह रेडी किया करती थी अमूमन तो कभी कभी ये भी होते हैं एक ही किस्म का खाना, मतलब अगर आज मीठा पराठा बना है तो अम्मी 2-3 दिन मीठा पराठा ही देती रहेंगी, अगर आपको कुछ आज ब्रेड के साथ आपको ऑमलेट दे दिए तो देती ही रहेंगी। आपका फेवरेट नाश्ता अपने बच्चों के लिए कौन सा होता था कि आप कहते नहीं ये टिफिन बॉक्स जरूर लेके जाएं स्कूल? मैं उनके लिए उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक बर्गर वो शीदें नहीं आई थी, अच्छा, हाथों की बनी हुई थी, तो मैं उनके लिए अक्सर अंडा बॉईल करके बर्गर भी घर बनाया करती थी उसी सांचों में। मैं पराठा और आमलेट भी बनाती थी, आलू के पराठे भी बनाती थी, मूली के पराठे भी बनाती थी, अब भी बनाती हूँ। मुझे पकाने का बहुत शौक है। यानी अभी भी वक्त किचन में गुजरता है, हाँ, वक्त मिल जाता है किचन में जाने का। मेरे भांजे भांजियाँ इवन जब आते हैं तो उनकी बड़ी फरमाइश होती है, वो लाहौर रहते हैं ज़्यादातर, तो वो आते हैं तो वो कहते हैं आज हमने मूली के पराठे खाने हैं। मैंने अभी परसों ही मेरा एक भांजा उसकी बीवी बच्चे सब आए हुए थे लाहौर से, तो मैंने फिर नाश्ता बनाया। मुझे पकाने का बहुत शौक है और खिलाने का ज़्यादा शौक है कि पक जाए तो फिर कोई खाए। मैं बच्चों के लिए जो नाश्ता वो कहते थे, जो उनकी फरमाइश होती थी, वो बना के उन्हें लंच बॉक्स देती थी। अम्मी के हाथ का बने हुए खाने की ना बात ही कुछ और होती है। मैं खुद बड़े डेस्परेटली वेट कर रही हूँ इस वीकेंड का कि मैं कब लाहौर जाऊँ, और अम्मी से मैंने पहले कल ही रात को मेरी फ़ोन पर बात हुई है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हें बता दी कि मैंने क्या खाना। अच्छा, एक छोटा सा और बड़ा शुगली सा सवाल है, अमूमन हमने ऐसे देखा है जो शायद के बहुत सारे घरों में होता है, कभी धूप में बैठकर आपने माल्टे छील छील के खाए? मैंने बहुत खाया है। मैंने धूप में बैठ के सिर्फ माल्टे नहीं खाए, गन्ने चूसे हैं। जब गन्ने बंदा इस मौसम में गन्ने चूसा करते थे, गंडेरियाँ चूसा करते थे, फिर ये माल्टे खाते थे, चलगोजे खाते थे, मूंगफली खाते थे, ड्राई फ्रूट सारा खाते थे, पिस्ते खाते थे। अब तो इतना महंगा हो गया है। मैं पूछने लगा था आपसे आखिरी बार चलगोजे कब खाए? मैंने यही आपको मैं बताने लगी हूँ। अब तो मैं हैरान होती हूँ उनकी कीमत सुन के कि हज़ारों पे के हिसाब से 1 किलो हो गए हैं। तो हम लोगों ने तो ये बड़े भर भर के झोलियाँ खाए हैं सारे ड्राई फ्रूट, और ये कोई लिफाफों में नहीं आते थे, छोटे छोटे तोड़े होते थे जिनमें ये सामान आया करता था। वैसे सस्ते हो गए हैं पहले से। वैसे जब से मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, आपने सही सवाल किया, मैंने चलगोजे बहुत कम खाए हैं। ओहो, बेटियां वैसे भी बड़ी प्यारी होती हैं और पेरेंट्स हमेशा होता है गर्मियों में आमों की सौगात लेकर जाते हैं उस तरह वालिदैन, मैंने तो देखा है फैमिली में ऐसा होता भी है, और सर्दियों में यही ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आना और फिर उनको देना। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खुराक में ग़िज़ा में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि विंटर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूप्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तली हुई मछली बहुत खाई जाती है। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मैं मछली बहुत खाती हूँ। अच्छा, मछली का शौक है आपको? मछली भी मैं खाती हूँ, मुझे हर चीज़ का शौक है। अगर अच्छा, पकाने का भी और खाने का भी है? बिल्कुल, मैं पकाते पकाते खाती भी हूँ, हाँ। और मैं खाते खाते पकाती भी हूँ क्योंकि मुझे पकाने का भी शौक है और खाने का भी शौक है। मैं हर चीज़ शौक से खाती हूँ। ये सारे शौक मरियम में भी हैं? जी, मरियम में भी हैं। यानी माँ से ही गए? बिल्कुल है। तो मरियम साहिबा भी जो है वो इसी तरह किचन में टाइम देती हैं? बिल्कुल देती हैं, अपने बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे देती हैं, मेहमानदारी के लिए भी देती हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें वो ऐसी बनाती हैं जो मुझे नहीं आती थी। अच्छा। वो पास्ता बनाती हैं, वो जैसे ये चीज़ें, हाँ मुझे मैंने ये चीज़ें कभी नहीं, मेरी अम्मी को आता है। ये क्या बात है, अम्मियों को नहीं आता? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। अम्मियाँ जो हैं वो बहुत कम जानते हैं इस किस्म का। मैं निहारी बनाती हूँ, हलीम बनाती हूँ, पाए बनाती हूँ, बाकी सारे सालन बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ। मरियम बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन वो उसके साथ साथ बेकिंग भी करती है कुकिंग में, क्योंकि हमारे वक्त में ना बेकिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ें थी, ना हम बेकिंग करते थे। तो वहाँ उस वक्त बेकरियाँ बड़ी अच्छी होती थी, हर चीज़ बड़ी खालिस होती थी, हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से बन के वहाँ से मिल जाती थी। तो ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मैं नहीं बनाती थी, ये मरियम बनाती है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक रिवाज होता है सभी वो उन ख़ानदानों में जो अमूमन पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनका जो आटा या गंदम जो होती है ना वो गांव से आती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो अभी भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं। आपका अभी भी ऐसा ही सिस्टम है? मैंने कभी आटे का तोड़ा नहीं खरीदा। मैं हमेशा गंदम ही लेके पिसवाती हूँ आटा। बल्कि कल मैं कहाँ थी, मैं कल अपनी बड़ी बहन के घर गई, तो मैंने देखा कि दोपहर का टाइम था, तो मुझे वो रोटी बड़ी सफ़ेद लगी। तो मैंने उनके खानसामा को बुला के पूछा, मैंने कहा ये आटा कहाँ से लाए हो? कहता जी बाज़ार से जो तोड़े मिलते हैं। मैंने कहा नहीं। तो वो मैंने उसको कहा चक्की से आटा मंगवा के इसमें मिक्स कर, एक तो वो रबड़ की तरह हो जाता है, थोड़ी सी फाइन आटा होता है, हाँ, और एक वो बेलने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे आप बेलती हैं फिर वापस श्रिंक होता है, फिर बेलते हैं श्रिंक होता है। तो वो आपको रोटी बेलनी आती है? हाँ, मुझे तो खाने भी बनाने आते हैं। तो इसलिए वो
आटा मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं गंदम ही लेके पिसवाती हूँ, बल्कि मरियम के घर भी गंदम का ही आटा जाता है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि मरियम साहिबा आपकी औलाद में बहुत ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी मानी जाती है, आपको क्या लगता है कि उनमें कुछ ऐसी आते हैं जो आपसे उनमें मुंतकिल हुई? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि अम्मी अगर गुस्से में तो कहते हैं ये माँ से आदत गई है इसके और पास। बेटे से मुतालिक कहा जाता है ना कि बेटी माँ का अक्स होती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी आते हैं जो मरियम साहिबा में चली गई हैं? मुझे तो लगता है सारी आदतें चली गई हैं। नहीं, औलाद सारी जो रहती है बचपन में माँ को ही देखती है। बाप तो ज़्यादातर घर में नहीं रहते, तो वो माँ को ही देख के बड़े होते हैं। मेरा बेटा भी, मेरी बेटियाँ भी, दोनों जो हैं वो, और एक मेरा बेटा है, वो दोनों, वो तीनों बच्चे मुझे ही देखते हैं। उनमें एक चीज़ जो सब में मुश्तरक है वो है खातिरदारी। ये मेरी भी आदत थी कि घर में जो कुछ भी है ना, अगर कोई मेहमान किसी टाइम आया है तो वो खाना खाए बगैर ना जाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि हम खाली चाय की प्याली और एक बिस्किट रख दें, और वो वक्त टालने वाली बात होती है। एक तो मैं चाय खुद नहीं पीती, ना मुझे पसंद है, ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ना मैं कावा पीती हूँ। अच्छा, तो मैं नहीं पीती। कैसे सर्वाइव करती हैं फिर आप? नहीं, मैं लस्सी पीती हूँ और मैं दूध, सर्दियों में भी? हाँ जी। ओह नाइस। तो ये है कि मैं नहीं बिल्कुल चाय वगैरह पीती, मैंने चक्की भी कभी नहीं। तो मेरा ये दिल होता है कि जो भी आए हैं उनको बिठा के खाना खिला के भेजा। तो अब आप जैसा कह रहे हैं, चाय भी नहीं पीती, कॉफ़ी भी नहीं पीती, कहवा भी नहीं पीती और कभी चक्की भी नहीं, तो जब कहीं जाती हैं तो जब सर्व की जाती है चाय तो फिर क्या जवाब होता है? तो मैं दूध पी लेती हूँ, उनसे कहती हूँ मैंने ये नहीं पीनी, मैं दूध पी लेती हूँ। और दूध ना हो, मैं देख लूँ हालात वहाँ के, तो फिर मैं कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं पीना, मैं घर से पी के आई थी। मैं फिर ये अमूमन ये पाकिस्तानी खवातीन है या मतलब इनके हमारे खानदान की रवायात रहती जब आपकी तरफ आई, ताकि अगला बंदा चाय सर्व ही ना करे आपको, बिकॉज़ आप चाय पीती नहीं, वैसे भी दिल में महसूस ना करे, तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने अभी प्याली रखी है घर में, मैं आपकी तरफ आई हूँ। अच्छा, लस्सी के इस्तेमाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा लस्सी नहीं पीते और कभी कभी पीते, उन पे सारा दिन हुनूदगी तारी रहती है, क्योंकि आपकी तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में लस्सी है। मैं आपको कभी 5-6 साल की उम्र से जब स्कूल जाती थी, मैं तब भी सुबह, हमारे घर में भैंस भी थी, तो मैं सुबह जब वो लस्सी बन रही होती थी ना चाटी में, तब तो बनती थी, तो मैं वो मासी को कहती थी जो हमारे घर में बनाती थी, छीलती थी, तो मैं कहती अम्मा पानी ना डालना, पहले मुझे एक गिलास निकाल दे। तो वो जो थिक सा होता था ना लस्सी का, वो जिसमें थोड़ा थोड़ा मक्खन का बूर भी होता है, जी। मैं वो गिलास पी के भर के जाती थी स्कूल, और मैं कोई नाश्ता नहीं करती थी। और ये तो वैसे आपकी भी बड़ी फेवरेट है। मेरी भी फेवरेट है, ज़ाहिर है। मैं तो कहीं आपको इसलिए पता है, हम कभी आउटडोर जाए तो मैं यही कहता हूँ, दुबई में जाके अपनी लस्सी ऑर्डर की जब हम नाश्ते पे बैठे हुए थे। मुझे भी नहीं, इसकी जो आदत है ना, इसका जो टेस्ट है, अगर आपको इसका अंदाजा हो तो आप कोई और मशरूब पी नहीं सकते। लाहौर में आपने पेड़े वाली लस्सी पी है? नहीं, मैंने बाजार की लस्सी कभी नहीं पी। वो भी घर की लस्सी? मैं अपने घर की पीती हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ खाने का मौका मिले ना, मतलब बहुत सारे शहरों की सौगातें होती हैं, तो वो आप कौन सा फूड ट्राई करेंगी या पाकिस्तान के किस शहर को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगी? मैं जब भी लाहौर जाती हूँ, मुझे वहाँ पर नमकीन गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, पेशावर में भी नमकीन गोश्त बहुत अच्छा लगता है, मुझे चिकन नहीं अच्छी लगती, मुझे गोश्त अच्छा लगता है। क्या बात। और गोश्त खा खा के मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। अभी बेहतर महसूस कर रही हैं? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लगा, अल्लाह का बड़ा फजल है, सर्जरी हो भी गई, गुजर भी गई जी, अल्लाह को सेहत दिए रखे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मुझे, और वैसे भी मैं अगर अपने घर के अलावा कहीं लस्सी पीती हूँ तो मैं सच कह रही हूँ, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ के घर पीती हूँ। अच्छा। उनके घर भी बहुत अच्छी लस्सी होती है, बिल्कुल वैसी होती है, नमकीन भी, मीठी भी, और वो बिल्कुल उनकी घर की लस्सी चूँकि होती है, तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक। अच्छा, अब ज़रा बताएं, अगर सियासत में ना होती तो क्या होती? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या होती। कुछ शौक रहा हो, कोई पैशन रहा हो, या कभी बचपन में जैसे वो हमें टीचर खेलने का भी बड़ा शौक होता था, या डॉक्टर, तो वो कुछ वो आइडिया अगर आपके माइंड में? आप सुन के हैरान होंगे, मैंने FSC की, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी, और मुल्तान में हम लोग रहते थे, वहाँ निश्तर मेडिकल कॉलेज भी था, कोई दूर भी नहीं था, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन थी जो फातिमा जना से मेडिकल करके जिनकी शादी हुई, तो जिनके मियाँ ने उनको जॉब नहीं करने दी। तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि बच्ची हॉस्टल में भी रही लाहौर, और 7-8 साल रही वहाँ, उन्होंने लाहौर कॉलेज से FSC किया, फिर मेडिकल किया, तो ये एक बच्ची की सीट ख़राब करने वाली बात है अगर जॉब ना की जाए। अगर आप जाती तो आपके मार्क्स इतने थे कि आपको एडमिशन? नहीं, मैंने तो मैट्रिक में भी मैंने माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स थे, मेरा स्कॉलरशिप था, और उसके बाद मेरा जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो बल्कि वो प्रिंसिपल ने मेरे वालिद साहब को कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये डॉक्टर बने तो इसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो, तो उनका नहीं बस अब मैंने और किसी को डॉक्टर नहीं बनाना, इसको आर्ट्स दे दें। तो फिर मैंने BA किया। ओके। और मुझे ये भी नहीं पता था मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से,
पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन मुझे बिल्कुल उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं इस तरह से इस फील्ड में ये तो फिर कहना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और हाँ। एक अच्छी शख्सियत हमें सियासत में मिली। हाँ। बेटी से मुताल्लिक भी यही सवाल है, अगर बेटी सियासत में ना होती तो क्या माँ की ख्वाहिश थी कि वो क्या होती? उसने तो कमाल कर दी, उसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और फिर वो किंग्स कॉलेज चली गई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करने, और वो एनवायरमेंटलिस्ट ही होती, लेकिन बस उसने भी शायद सियासत में ही आना था। अब वो सियासी माहौल को गरमा रही हैं। बस वो पॉलिटिक्स में ही आई, लेकिन मैं ये समझती हूँ जहाँ भी जाती अल्लाह ताला ने उसकी बड़ी मदद की और बड़े थोड़े से टाइम में उसको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत और बहुत अरूज बख्शा। बिल्कुल, उनकी काबिलियत से मुताबिक तो हमने बहुत सुना है। बड़ी कोशिश होगी कि हम किसी दिन मरियम साहिबा को भी इनवाइट करें, क्योंकि वो आती हैं बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए इस्लामाबाद, फिर वो वापस चली जाती हैं, तो ये उनका ज़रा बस लगा रहता है। लेकिन ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आए तो आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि सुबह पाकिस्तान में अपने लाजमी जाना है। अब ये ज़रा पूछते हैं, जो ड्रेस आज आपने वेयर किया, ये ड्रेस आपकी अपनी चॉइस थी, कोई गिफ्ट था, क्या था? नहीं, मैंने ये ड्रेस खुद ही खरीदा था और आज नहीं खरीदा था, ये 5-6 साल पहले मैं 5-6 साल पहले का ड्रेस है। हाँ, ये 5-6 साल पहले लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम वेयर किया, पहली दफा, बड़ा नीट और फिनिशिंग के साथ है। नहीं, अगर ये आप असेंबली की तस्वीरें देखें तो मैंने वहाँ बहुत दफ़ा ये पहना है और ये मैंने कराची से लिया था। ओके, तो ड्रेस खुद चूज करती हैं ज्यादातर, रंग भी और उसका कि क्या फैब्रिक होना चाहिए? मुझे ऐसे रंग अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे लगता है जैसे आदमी उदास सा हो गया वो पहन के। तो शॉपिंग करने में टाइम लगाती हैं, जरा जल्दी जल्दी जाके खरीद लेती हैं? नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं लगाती, जो चीज़ अच्छी लगे जल्दी जल्दी उठा के 10 मिनट में मैं काम खत्म कर देती हूँ। और सबसे ज्यादा शॉपिंग करने में क्या पसंद है, जूते, बैग या कपड़े? सारा कुछ, सब कुछ। अच्छा, बड़ी खाने में भी सब कुछ, शॉपिंग में भी सब कुछ, अपार्ट फ्रॉम मतलब ये नहीं कि बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि एक खुशगवार शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइवली शख्सियत है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच तारा साहबा, आपके साथ मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। एक दिन पहले नशिस्त हुई लेकिन होते होते रहेगी, क्योंकि उस दिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी। एनीवेज वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।